पिरान ने अपनी पूरी जिंदगी इस बेकार अंडरग्राउंड बंकर में बिताई है। उसका हर दिन बहुत कठोर ट्रेनिंग से शुरू होता है। वह अपने पीठ पर भारी वेट रखकर सैकड़ों पुशअप्स करता है और जब वह थक कर गिर जाता है तब उसका पिता उस पर जरा भी दया नहीं दिखाता। वह उसे कमजोर होने पर पीटता है। सच तो यह है कि उसका पिता उसे किसी भी वजह से और बिना किसी वजह के भी मारता है। यही सब रोज होता रहता है। इसी वजह से पिन का बस एक ही सपना है कि वह इस बंकर से बाहर निकले और बाहरी दुनिया को देखे। उसके पास बस एक पुरानी फैमिली फोटो है जो उसे यह भरोसा देती है कि उसकी माँ उसे प्यार करती है। लेकिन उसका पिता, जिसने उसे इस बंकर में बंद कर रखा है, ऐसा नहीं सोचता। वो बार बार कहता है कि उसकी माँ मर चुकी है, लेकिन हमारा एमसी उस पर विश्वास नहीं करता क्योंकि उसका पिता बहुत खराब इंसान है। उसने पिरान को यहाँ बंद किया और रोज यह दोहराता है कि वह कभी भी इस जगह से बाहर नहीं जा पाएगा क्योंकि बाहर जल्द ही अपोकलिप्स आने वाला है जहाँ हर किसी का अंत हो जाएगा। पिरान के दिनों में थोड़ी सी रोशनी सिर्फ वे किताबें लाती है जिनमें बाहरी दुनिया का जिक्र है, वही दुनिया जिसे वह अपनी आंखों से देखना चाहता है, अपनी माँ को ढूंढने और नए दोस्त बनाने के लिए। लेकिन हकीकत बहुत कठोर है और अभी उसके सामने सिर्फ उसके पिता का बूट है जो उसे तेजी से इस कठिन वर्तमान में वापस खींच लाता है। यहाँ से निकलने के लिए पैन को बंकर की कीज चाहिए, वही कीज जो उसका पिता हमेशा अपने साथ रखता है। और फिर एक ट्रेनिंग सेशन के दौरान वह मौका लेने का फैसला करता है। पिन का पिता पीछे मुड़कर जाने लगता है और कहता है कि आज के लिए बस इतना ही। हमारा लड़का इसे मौका समझकर मिरर का एक टुकड़ा उठाता है। वह तेजी से उसके पीछे भागता है और सोचता है कि यही वह पल है जिसका उसे इंतजार था। वह अपने पिता को मारकर बंकर से निकल जाएगा। वह छलांग लगाता है मारने की नीयत से, लेकिन उसे पता ही नहीं चलता कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। वह समझ ही नहीं पाया कि उसका पिता कभी अपनी गार्ड नीचे नहीं करेगा। पिरान का पिता धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ता है और हमारा लड़का हमला करने के लिए छलांग लगाता है, लेकिन उसका पंच हवा में ही रह जाता है क्योंकि उसका पिता आसानी से बच जाता है। उसका पिता उसे जोर से किक मारता है, उसके मुंह से खून निकलता है और उसकी नजर काली पड़ने लगती है। D1 में हमारा लड़का चिल्लाते हुए अपनी अंधेरी सेल में उठता है। उसका पिता अंदर आता है, उसकी कोशिश की तारीफ करता है और उसे रूल याद दिलाता है कि कोई वेपन नहीं, सिर्फ बेयर हैंड। रूल तोड़ने की वजह से उसका पिता कहता है कि कल उसे डबल ट्रेनिंग करनी होगी। वह सेल बंद करता है और कहता है सो जाओ। जब पावर तय हो जाती है और सब शांत हो जाता है तब पैन ध्यान से सुनता है। उसे दो बातें समझ आती है कि उसके पिता के सोने का समय कहने का मतलब है कि ऊपर सुबह हो चुकी है और बाहर की दुनिया बिल्कुल नॉर्मल है। पूरा अपोकलिप्स वाला किस्सा एक झूठ है जो उसका पिता उसे कैद रखने के लिए सुनाता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट कसम खाता है कि वह यहाँ से निकलेगा। वह फैमिली फोटो को देखकर अपनी माँ को ढूंढने का फैसला करता है। भले ही उसका पिता कहता है कि वह मर चुकी है, अब उसे यह भी साफ लगने लगा है कि यह बात भी झूठ है। उसकी माँ जरूर जिंदा होगी। हमारा लड़का खुद से वादा करता है कि वह अपनी माँ को फिर से देखेगा। दूसरी ओर उसका पिता फोन उठाकर कॉलर से कहता है कि इमरजेंसी के बिना कभी कॉल मत करना। कुछ सुनने के बाद वह कोल्ड अंदाज में सर्वाइवल की शुभकामना देकर कॉल खत्म करता है। सेल में वापस पॉन रस्सियों से बंधा सो रहा है और चिल्ला रहा है कि उसे छोड़ दिया जाए। जब उसका पिता उसे अनदेखा करता है तो वह रस्सियों से लड़ता है और महसूस करता है कि वे ढीली पड़ रही है। जैसे ही वह उन्हें तोड़ने ही वाला होता है, उसका पिता दौड़ता हुआ अंदर आता है और उसे रुकने का आदेश देता है। प्रोटैगनिस्ट डबल ट्रेनिंग की बात करता है, लेकिन उसका पिता बीच में बोलकर कहता है कि प्लान बदल गए हैं, अब कोई ट्रेनिंग नहीं होगी, सिर्फ कन्फाइनमेंट। हमारा लड़का पूछता है कि वह अपोकलिप्स के लिए बंधे हुए रहते हुए कैसे तैयार होगा, लेकिन उसका पिता कहता है कि इसे भूल जा। अपनी माँ को याद करते हुए पॉन समझ जाता है कि अगर वह यहाँ फंसा रहा तो कभी अपनी माँ को नहीं ढूंढ पाएगा। वह और जोर लगाकर संघर्ष करता है और आखिरकार रस्सियां टूट जाती है। उसका पिता पूछता है कि वह क्या कर रहा है, लेकिन प्रोटैगनिस्ट रिस्ट्रेंट्स फाड़ता रहता है। उसके पिता की हंसी कमरे में गूंजती है। अचानक उसका पिता उसे जोर से मारता है और वह दूर जाकर गिरता है। वह आदमी उसे चेतावनी देता है कि हिले नहीं, लेकिन हमारा लड़का वापस वार करता है। वह मानने या हारने वाला नहीं है, चाहे कीमत कुछ भी हो। जब वह आखिरकार खुद को आजाद कर लेता है तो उसका इरादा होता है कि इस बार उसका पिता हारेगा। वह नोटिस करता है कि उसके पिता के गुस्से के पीछे जैसे कोई और भावना छिपी है। शायद दुख पियन सोचता है कि उसका पिता उसे उस नजर से क्यों देख रहा है। तभी उसका पिता उसे फिर मारता है और उसकी नजर काली पड़ जाती है। पॉन का पिता चौक बोर्ड के पास खड़ा होता है जबकि प्रोटैगनिस्ट पास बैठकर सुन रहा होता है
कि सर्वाइवल का रूल नंबर 1 कितना जरूरी है। वह बार बार बताता है कि बंकर कितना सुरक्षित है। ये 126 सालों से बंद है और पूरी तरह फूड से भरा है और बाहर जाना मौत को बुलाने जैसा है। उसका पिता विश्वास करता है कि अपोकलिप्स कभी भी शुरू हो सकता है और बंकर ही दुनिया की इकलौती सुरक्षित जगह है। जब हमारा लड़का अकेला होता है तो वह धीरे से खुद से कहता है कि कभी नहीं। अपने पिता की लगातार वार्निंग से परेशान उसे वह डरावना पल याद आता है जब वह बेहोश होने के बाद उठा और पाया कि उसका पिता वहाँ नहीं था। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। बस कल ही उसके पिता का व्यवहार और भी अजीब हो गया था और उनका रूटीन टूट गया था। अब पीरान को लग रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है और उसे पूरी तरह यकीन है। अचानक मेटल दरवाजे जोर से हिलने और टकराने लगते हैं। घबराकर प्रोटैगनिस्ट इधर उधर देखने लगता है और फुसफुसाकर पूछता है कि ये क्या हो रहा है, मानो वे आवाजें उसे अपनी ओर खींच रही हों। जब वह एक दरवाजा खुला देखता है तो वह तुरंत उसकी ओर भागता है। उसे एहसास होता है कि यही वह मौका है जिसका वह इतनी देर से इंतजार कर रहा था। खाली कॉरिडोर से दौड़ते हुए अब उसे अपने पिता के रुकने का कोई डर नहीं रहता। वह हिलते हुए गेट्स को पार करता है और सीढ़ी के पास रुकता है। उत्साह से वह तेजी से चढ़ता है। उसके हाथ लोहे पर बचते हैं, जैसे सूरज देखने की दुआ कर रहा हो। वह हैच को धक्का देता है और जब वह आखिरकार खुलती है तो तेज रोशनी उसकी आंखें मिचवा देती है। प्रोटैगनिस्ट धीरे से बाहर कदम रखता है। उसके पैर पहली बार ऊपर की जमीन को छूते हैं और वह सूरज देखकर हैरानी से जम जाता है। जैसे ही कोई उसकी ओर आता है वह हैरानी में फुसफुसाकर कहता है कि वो सच में बाहर आ गया है। एक आदमी चिल्लाकर पूछता है कि वो सड़क पर क्यों खड़ा है और पैन शॉक्ड होकर कहता है कि यह सच में कोई इंसान है। घबराहट छा जाती है। यह पकड़े जाने का समय नहीं है। अगर उसके पिता को पता लग गया कि वो भाग गया है तो वो उसे ढूंढने आएगा। दृढ़ निश्चय के साथ हमारा लड़का दौड़ पड़ता है। वो बंकर से जितना दूर जा सके उतना जाना चाहता है। नंगे पैर वो सिटी में दौड़ता है और खुद को आजाद महसूस करता है। बंकर में बंद रहने की यादें उसे और तेजी से आगे बढ़ने पर मजबूर करती है। वो सोचता है कि दरवाजे इतनी आसानी से कैसे खुल गए। क्या कोई ग्लिच था? नहीं, उसका पिता इतना केयरलेस नहीं हो सकता। यह ख्याल आता है कि शायद उसके पिता ने उसे खुद बाहर निकलने दिया हो, लेकिन वो इस पर यकीन नहीं कर सकता। उसका पिता कभी अपना रूल नहीं तोड़ेगा और कभी बंकर नहीं छोड़ेगा। पास से आती हंसी उसका ध्यान खींचती है। वो अजनबियों को देखता है। बच्चे खेल रहे हैं और लोग सामान्य रूप से बातें कर रहे हैं, जैसे बाहर सब कुछ ठीक हो। उसे समझ आता है कि बाहर की दुनिया शांत है, बिल्कुल उसके पिता की बातों के उलट। अब उसके पिता की हर बात झूठ लगने लगती है। यहाँ लोग बस अपनी जिंदगी जी रहे। आसमान की ओर देखते हुए प्रोटैगनिस्ट को यकीन हो जाता है कि अपोकलिप्स कभी नहीं आएगा। तभी हंसी धीरे धीरे बेचैनी में बदल जाती है, क्योंकि उसके पिता की चेतावनी लौटी है कि अपोकलिप्स बिना किसी वार्निंग के आ जाएगा। लोग ऊपर देखने लगते हैं बिना यह समझे कि क्या आने वाला है। सूरज के पीछे एक विशाल काला गोला दिखाई देता है जो किसी जलते हुए प्लेनेट जैसा लगता है। भीड़ हैरानी से देखती है और पैन की आंखें फैल जाती हैं। सूरज, वह ऑब्जेक्ट पूरे आसमान को ढक लेता है। उसकी सतह पर काले घूमते हुए स्वर्ल फैलने लगते हैं जिनसे डरावने टेंड्रिल्स बाहर निकलते हैं, मानो वह चीज जिंदा हो और बढ़ रही हो। फिर गरजता है। लोग डर से चिल्लाते हैं और इशारा करते हुए पीछे हटने लगते हैं क्योंकि वह नीचे उतर रहा है। कुछ लोग उसे मून समझते हैं, कुछ सवाल चिल्लाते हैं, लेकिन हमारा लड़का ही उसकी असली सच्चाई देख पाता है। उसे वे क्रीचर्स साफ दिखाई देते हैं। अचानक एक तेज गोल्डन लाइट फटती है और एक डरावना खुला मुंह दिखाई देता है जो टूटे टेढ़े दांतों से भरा है। प्रोटैगनिस्ट डर से जम जाता है जब मॉन्स्टर्स अंधेरे से बाहर आने लगते हैं। अनगिनत हाथ, पैर और गुस्से से भरी आंखें धरती की ओर गिरती है। पूरा स्वॉर्म घूमते हुए आसमान को पाड़ता हुआ नीचे आता है। अब वो वोर्टेक्स पूरे शहर के ऊपर मंडरा रहा है और उसके कानों में सिर्फ उसके पिता की आवाज गूंजती है, बंकर मत छोड़ना। यह रूल उन्हें सुरक्षित रखने के लिए था जब तक मॉन्स्टर्स गलती से बंकर न ढूंढ ले। जैसे ही टेंड्रिल सड़कों को चीरते हुए बाहर निकलते हैं, उसके पिता की चेतावनी और जोर से गूंजती है और पोन को चॉकबोर्ड याद आता है। रूल 1 काटा हुआ था। सिस्टम फ्लैश करता है। रिमोट कमांड। सारे लॉक्स खुल जाते हैं। मॉन्स्टर्स दहाड़ते हुए सड़कों पर फैल जाते हैं और लोग डर से जम जाते हैं। टॉम सूरज को ढक देता है और क्रीचर्स एक दूसरे के ऊपर चढ़ते जाते हैं। नीचे जमीन पर तबाही फैल जाती है। लोग भागते हुए एक दूसरे को धक्का देते हैं। तभी अचानक खामोशी टूटती है। एक टेंड्रिल निकलकर एक आदमी को पकड़ लेता है जिसकी चीखें गूंजती है क्योंकि वह घसीटा जाता है। उसके चश्मे टूट जाते हैं और उसका शरीर फट जाता है। उसका सिर सड़क पर लुढ़कता है और लोग डर से चीखते हुए भागते हैं। इस अफरा तफरी में कोई पूछता है कि ये चीज क्या है और दूसरा चिल्लाता है कि भागो। लोग एक दूसरे को कुचलते हुए भागने लगते हैं। तभी भीड़ के बीच एक लड़का हेडफोन्स पहनकर आगे चलता है जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। हेडफोन्स वाला
वाला लड़का रुककर ऊपर की हरकत देखता है और तभी एक विशाल मांस नीचे गिरकर सड़क को हिला देता है। एक बड़ा दैत्य एनर्जी से क्रैकल करता हुआ उठता है। उसका हर कदम झटके पैदा करता है। फिर एक और पंखों वाला क्रीचर जोरदार आवाज के साथ उतरता है, घूमता हुआ, और बाकी मॉन्स्टर्स पास आकर गिरते हुए लोगों को कुचल देते हैं। लोग मदद के लिए चिल्लाते हैं, कोई पुलिस बुलाने की भीख मांगता है, लेकिन दूसरा चिल्लाता है कि फोन्स ऑलरेडी बंद हो चुके हैं। हर तरफ दहशत है और प्रोटैगनिस्ट इस विनाश के बीच खड़ा है। उसके पिता की चेतावनी गूंजती है कि जब अपोकलिप्स आएगा दुनिया खून में डूबेगी, चीखें और राख बचेंगी। बॉडीज प्लाजा में बिखरी है और हमारा लड़का डर से देखता रहता है। एक विशाल डार्क वोर्टेक्स शहर के ऊपर लटक रहा है। स्क्रीन पर टाइम स्टैम्प चमकता है, D1। लोग चिल्लाते रहते हैं और तबाही बढ़ती जाती है। D1 बदलकर D0 हो जाता है। अपोकलिप्स आने वाला नहीं था, वह तो पहले ही शुरू हो चुका था। जमीन फट जाती है, इमारतें गिरती हैं और मॉन्स्टर्स सड़कों पर उमड़ पड़ते हैं। आखिरी शब्द साफ बताते हैं कि अपोकलिप्स पहले ही चल रहा था। मॉन्स्टर्स का एक बड़ा स्पाइरल शहर के ऊपर खड़ा है और पैन सड़क पर गिरता है। उसे एहसास होता है कि उसके पिता अपोकलिप्स के बारे में सही थे। यह सच है। वह सिर उठाकर समझता है कि अगर चेतावनी सच थी तो इसकी माँ को खोने वाली बात भी सच होगी। वह दांत भींच लेता है और स्वीकार करता है कि उसकी माँ अब नहीं है। एक्सप्लोजन्स होते हैं, फुटस्टेप्स गरजते हैं और लोग दौड़ते हुए बिखर जाते हैं। मॉन्स्टर्स का स्वॉर्म सड़कों पर छपटता है, दहाड़ता है और लोग डरकर भागते हैं। तभी कोई पॉन का हाथ पकड़कर उसे खींच लेता है। उसका पिता उसे केओस के बीच घसीटता है जबकि मॉन्स्टर्स भीड़ को फाड़ते जाते हैं। वह आदमी चिल्लाता है कि रुकना मत। लोग बचने के लिए दौड़ते हैं। एक आदमी नीचे गिरकर खा लिया जाता है, लेकिन हमारा लड़का भागता रहता है। मोड़ मुड़ते हुए पीछे पूरा होड़ दौड़ रहा है। उसका पिता चेतावनी देता है कि आगे और मॉन्स्टर्स हैं और उसे खींचता है। वे एक बैरियर के ऊपर कूदते हैं। सड़क लोगों से भरी है जो बचने की कोशिश कर रहे हैं। मदद की चीखें हवा में है। टेंड्रिल्स लोगों को पकड़कर मॉन्स्टर्स के मुंह में घसीटते हैं। वे तेजी से बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन टेंड्रिल्स और पास आ जाते हैं। स्वॉर्म बढ़ता हुआ उन्हें एक ब्रिज तक पहुंचा देता है जहां लोग गिरते हैं और चिल्लाते हैं, जबकि मॉन्स्टर्स पीछे से टूट कर आते हैं। क्रीचर्स सब कुछ तोड़ते हुए आते हैं। एक आदमी को पकड़कर घसीट ले जाते हैं और पैन चिल्लाता है कि वे पकड़े जाने वाले हैं। उसका पिता कहता है कि समय नहीं है, उन्हें भागना ही होगा। ब्रिज ही बचने का रास्ता है। भीड़ आगे बढ़ती है और मॉन्स्टर्स ब्रिज पर चढ़ जाते हैं। प्रोटैगनिस्ट वार्निंग देता है, लेकिन उसका पिता जवाब नहीं देता। एक मॉन्स्टर छलांग लगाकर हमारे लड़के की टांग पकड़ लेता है। वह जूझता है, लेकिन टेंड्रिल्स कसते जाते हैं। उसका पिता एक पत्थर उठाकर टेंड्रिल्स तोड़ देता है। क्रीचर चीखता है और पीछे हट जाता है, लेकिन अब पिरान घायल है और अपनी टांग पकड़कर बैठ जाता है, जबकि हॉर्ड और करीब आता जा रहा है। वह खुद को घसीटते हुए आगे ले जाता है, लड़खड़ाता है और कारों के बीच से निकलता है। प्रोटैगनिस्ट को महसूस होता है कि मॉन्स्टर्स और पास आ रहे हैं। वह गिर जाता है और सड़क पर फिसलता है। धीरे से बड़बड़ाता है। वह अपने पिता से कहता है कि आगे बढ़ जाओ। वह अब और नहीं भाग सकता। ऊपर देखते हुए वह अपने पिता को कहता है कि बच जाओ। यादें वापस आती हैं, बंकर में फंसा होना, इग्नोर्ड होना। फिर उसका सिर झुक जाता है, लेकिन उसका पिता उसके पास आता है और कहता है कि उसे उठना होगा। हमारा लड़का विरोध करता है, पूछता है कि क्यों भागता रहूं जब कोई नाश्ता नहीं। उसका पिता कहता है कि वह जानता है ट्रेन कर सकता है। लड़का सिर हिलाता है, लेकिन उसका पिता उसका हाथ पकड़कर उसे उठाता है और कहता है भागो। पिन विरोध करता है और प्लान पूछता है, लेकिन उसका पिता उसके हाथ में कुछ देता है और कहता है जाओ, समय नहीं है, उसे ब्रिज छोड़ना होगा। लड़का सिर हिलाकर लंगड़ाते हुए आगे बढ़ता है, कारों के बीच से निकलता हुआ। पीछे देखकर वह देखता है कि ब्रिज कांप रहा है, केबल टूट रहे हैं और पूरी स्ट्रक्चर गहरी खाई में गिर रहा है। धूल और मलबे में सब समा जाता है। वह किनारे पर रुक जाता है, धीरे से अपने पिता को पुकारता है। प्रोटैगनिस्ट वहीं खड़ा रहता है, टूटे शहर को देखते हुए समझ नहीं पाता कि अभी क्या हुआ है। अपने पेंडेंट को देखते हुए उसे एक मेमोरी याद आती है। उसके पिता ने कहा था कि वह सरवाइव कर सकता है। वह जानता है कैसे। अब बैन सोचता है कि शायद यह सब पहले से प्लान था। वह खुद से बहुत धीरे पूछता है कि क्यों। समय को देखकर समझता है कि वह यहाँ तक आ चुका है। अब समझ नहीं आता आगे क्या करे। उसे याद आता है कि बंकर में वह सनलाइट और फ्रीडम का सपना देखता था, लेकिन अब जब उसकी हथेली में लाइट चमकती है तो वह खुद को पहले से ज्यादा खाली महसूस करता है। उसकी माँ का चेहरा उसकी आंखों में उभरता है और वह धीरे से पूछता है कि क्यों, यह सब इतनी दूर क्यों गया। वह पूछता है कि अब उसका अगला कदम क्या है और चारों तरफ के केओस पर चिल्लाता है। तभी उसे याद आता है कि उसके हाथ में कुछ दिया गया था, एक पीस ऑफ पेपर। वह उसे कसकर पकड़ लेता है। पिरान नीचे देखता है और तभी जमीन हिलती
जाती है और एक बड़ा मॉन्स्टर पास आकर गिरता है। क्रीचर दहाड़ता है और वह भागता है, लेकिन वह उसके बिल्कुल पीछे है। उसकी टांग किसी डेब्री से टकराती है और वह लड़खड़ाता है, लेकिन प्रोटैगनिस्ट एक टूटी हुई पोल पकड़कर कूद जाता है। क्रीचर नीचे गिरता है और दोनों फिसलते हैं। उठने की कोशिश करते हुए हमारा लड़का अपनी चोटिल टांग पकड़ता है और बीस्ट की तरफ देखता है। धीरे से कहता है कि यह अंत है और सोचता है कि अब उसके लिए कुछ नहीं बचा। तभी पानी की एक बूंद उसकी त्वचा पर गिरती है। उसे अपनी मुट्ठी में दबा हुआ नोट दिखता है। उस पर लिखा है कि उसकी मॉम जिंदा है। वह चिल्लाता है कि यह बात उसे अब क्यों पता चली। जैसे ही मॉन्स्टर के कदम जमीन हिलाते हैं, पीएन खुद को खड़ा करता है। वो हार नहीं मानेगा। वो चिल्लाता है कि वो अपनी माँ को ढूंढने जा रहा है। वो मॉन्स्टर के सामने खड़ा हो जाता है। तभी उसके पिता की आवाज उसके मन में लौटती है कि इंसान अपोकलिप्स में तभी सरवाइव कर सकते हैं जब उनके पास स्ट्रेंथ और इंटेलिजेंस हो। लक अलोन इनफ नहीं है। प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि अब वो कैसे सरवाइव करेगा। जमीन और जोर से हिलती है और बीस्ट उसकी तरफ चार्ज करती है। वो चिल्लाता है, लेकिन उसके फादर की आवाज बीच में आ जाती है कि क्या उसे सारी ट्रेनिंग भूल गई है। मॉन्स्टर फिर अटैक करता है और हमारा बॉय डॉज करके उसके साइड में पहुंच जाता है। आगे पड़े वेपन को देखकर वो मॉन्स्टर का आर्म पकड़कर ऊपर चढ़ता है। वो घूमकर चार्जिंग क्रीचर को घूरता है और अटैक करने की तैयारी करता है। वो उसके क्लॉज के नीचे स्लाइड करके वेपन उठा लेता है और तेजी से आगे बढ़ता है। खुद से कहता है कि वो सरवाइव करेगा। सिटी पूरी तरह रुइंस में पड़ी है। मॉन्स्टर्स हर जगह घूम रहे हैं। एक टावर से नीचे उतर रहा है, दूसरा रबल के बीच चल रहा है। सड़कें और इमारतें टूट चुकी है और हर तरफ डरावनी खामोशी है। रात होने पर बचे हुए लोग टूटे हुए ढांचों में छिपकर बैठते हैं। एक आदमी अपना चेहरा पोंछते हुए कहता है कि 4 दिन हो गए हैं। दूसरा परेशान होकर पुलिस के गायब होने पर गुस्सा करता है और पूछता है कि वो लोग कर क्या रहे हैं। एक लड़की कहती है कि उनका हाइड आउट अच्छा है, लेकिन मानती है कि खाना खत्म हो चुका है। किसी को नहीं पता आगे कहाँ जाना है। इससे पहले कि वो कुछ और बोले, एक आदमी उसे रोक देता है और कहता है कि उसके बोलने से सब अनकंफर्टेबल हो रहे हैं। लड़की हैरान होकर कहती है कि वो तो लाउडली नहीं बोल रही। प्रोटैगनिस्ट उसकी पीछे पड़ी लाश देखकर कहता है कि उसका मतलब वो नहीं था। वो खुद से बड़बड़ाता है कि वो अपनी सैनिटी खो रहा है। तभी एक छोटी लड़की उसके पास आती है और पूछती है कि क्या उसने हर जगह चेक किया है। वो कहता है कि हाँ किया है, लेकिन कुछ नहीं बचा और सरवाइव करना है तो कुछ ढूंढना पड़ेगा। लड़की कहती है कि एक जगह है जहाँ वो अभी नहीं गए और वो खुद जाकर चेक करेगी। जैसे ही वो निकलती है, हमारा बॉय उसका धन्यवाद करता है और मानता है कि वही एक है जो उसकी मदद करके। वो उसकी बात को इग्नोर करते हुए रबल में गायब हो जाती है। उसे 2 आदमी मिलते हैं और वो पूछती है कि क्या उन्होंने कोई फूड देखा है, लेकिन वो दोनों खुद ही छिपा हुआ खाना खाने लगते हैं। वो लड़की उन्हें याद दिलाती है कि उन्हें शेयर करना था, लेकिन उनमें से एक कहता है कि ऐसा कोई वादा कभी था ही नहीं। लड़की कहती है कि कल तो वो शेयर सप्लाई से खा रहे थे, लेकिन वो लोग अनजान बनते हैं। लड़की उन्हें धमकी देती है कि वो रिपोर्ट करेगी, तो वो दोनों उसका रास्ता रोककर उसे वार्न करते हैं कि ऐसा मत करना। लड़की पीछे नहीं हटती। बोल्ड आदमी हंसता है और कहता है कि वो भाग नहीं सकती, लेकिन फिर भी हट जाता है। अचानक एक चीख सुनाई देती है और दोनों डर जाते हैं। एक पूछता है कि क्या ये किसी की स्क्रीम थी। दूसरा खुद को संभालते हुए कहता है कि आवाज दूर की थी और सब ठीक होगा। तभी सामने कुछ दिखाई देता है। लड़की नीचे झुक जाती है और बोल्ड आदमी मजाक करता है कि वो टफ बनने की एक्टिंग कर रही है। थोड़ी देर बाद लड़की पीछे मुड़कर रबल की तरफ लौट जाती है। पहले वाला आदमी उसे देखकर राहत से पूछता है कि क्या उसने सारी जगह चेक की। वो सिर हिलाती है। जब वो पूछता है कि कुछ मिला क्या, तो लड़की अपने जैकेट के नीचे छिपी ब्रेड को छुपाते हुए कहती है कि कुछ नहीं मिला। वो उसे मान लेता है। तभी एक जोरदार क्रैश होता है और एक वन आइड मॉन्स्टर प्रकट होता है। आदमी पत्थर की तरह जम जाता है। मॉन्स्टर उसके करीब आता है। वो हेल्प के लिए हाथ बढ़ाता है, लेकिन लड़की उसकी तरफ भागती हुई उससे माफी मांगते हुए वहीं से निकल जाती है, जबकि उसकी चीखें मॉन्स्टर की आवाज में खो जाती है। बाहर सड़कों पर मॉन्स्टर आते ही हड़कंप मच जाता है। कोई चिल्लाता है कि पीछे मत देखो, कोई गाली देता है क्योंकि और मॉन्स्टर्स आ रहे हैं। एक रेड हेयर्ड आदमी कहता है कि कोई और पकड़ा गया तो वो बच निकलेंगे। छोटी लड़की सीधे मॉन्स्टर की तरफ भागती है। वो बिना हिचकिचाहट उसके अटैक्स डॉज करती है। उसके हाथों से लुढ़कते हुए निकलती है और धूल उड़ाते हुए लैंड करती है। पास खड़े 2 आदमी दंग रह जाते हैं। वो बिना रुके आगे दौड़ती रहती है। बाल्ड आदमी उसे देखकर समझ जाता है कि वो सबसे तेज है। हर तरफ केओस, लोग चिल्लाते हुए भाग रहे हैं। वो रूइंस के बीच दौड़ती है, ऊंचाई पर चढ़ती है और थोड़ा रुककर सांस लेती है। पीछे मुड़कर देखती है तो पॉन आंखें बंद किए बैठा है। वो उसे हिलाती है और पता चलता है कि वो जिंदा है लेकिन बेहोश है। तभी एक क्रीचर धीरे से रेंगते हुए आता है और फुफकारता है। लड़की दीवार से चिपककर छिपने की कोशिश करती है। जैसे ही वो पास आता है, लड़की प्रोटैगनिस्ट को पकड़कर उठाने की कोशिश करती है। मॉन्स्टर उन दोनों के ऊपर मंडरा रहा है और अब सिर्फ वही दोनों खतरे का सामना कर रहे हैं। धूल बैठती है और लड़की अपनी सांसें संभाल रही है। वो मुड़ती है और पिन को अपनी गोद में पड़ा देखती है। वो घबराकर कांपने लगता है
और पूछता है कि वो कौन है और क्या कर रही है। लड़की हकलाती है, जबकि प्रोटैगनिस्ट मन ही मन कसम खाता है कि अब कभी गार्ड डाउन नहीं करेगा। लड़की समझाने की कोशिश करती है कि उसने बस उसे ढक दिया था ताकि मॉन्स्टर्स उसे न देख पाए, लेकिन उसके वर्ड्स उसके फादर की वार्निंग्स में खो जाते हैं कि लोग सिर्फ इस्तेमाल करते हैं और फिर छोड़ देते हैं। हमारा बॉय खुद को याद दिलाता है कि किसी पर ट्रस्ट नहीं करना। तभी उसका पेट गुर्राता है, क्योंकि बंकर से निकलने के बाद से उसने कुछ नहीं खाया। वो कमजोरी से खड़ा भी नहीं हो पाता और खाना पूछता है। लड़की कहती है कि उसके पास कुछ नहीं है, लेकिन उसके पॉकेट से ब्रेड का टुकड़ा गिर जाता है। पिरान उसे झूठा कहता है और सोचता है कि ब्रेड छीन ले। अंत में लड़की ब्रेड को बीच से तोड़कर उसे आधा दे देती है। वो हैरान होता है कि वो क्यों शेयर कर रही है। लड़की कहती है कि अब उसे उससे 5 गुना खाना वापस देना होगा। वो मान जाता है। खाना खाने के बाद बॉय उठकर जाने लगता है, लेकिन लड़की उसके पीछे दौड़ती है और कहती है कि अभी मॉन्स्टर्स बाहर है। वो रुकता है क्योंकि उसे समझ आता है कि लड़की इस जगह को अच्छे से जानती है। लड़की कहती है कि वो यहाँ पूरी जिंदगी रही है। हमारा बॉय उसे देखता है और सोचता है कि उसे ट्रस्ट करे या नहीं, लेकिन लड़की कहती है कि उसे रास्ते मालूम है। वो पूछता है कि क्या वो उसे सबवे स्टेशन तक ले जा सकती है। लड़की लंबी सांस लेकर हाँ कहती। फिर वो पूछती है कि वो सबवे तक जाने के लिए इतना डेस्परेट क्यों है। पैन बताता है कि वो जगह सेफ है, वहाँ खाना है, एस्केप रूट्स है और सबसे जरूरी बात ये कि वह अंडरग्राउंड है, इसलिए मॉन्स्टर्स लोगों को आसानी से नहीं ढूंढ पाएंगे। कुछ देर बाद लड़की रुकती है और कहती है कि वो पहुंच गए। बॉय डाउट करता है, लेकिन वो कहती है कि यही एंट्रेंस है। एक बूढ़ा आदमी आता है जो कंफर्म करता है कि ये वही जगह है और उन्हें फॉलो करने को कहता है। वो उन्हें छिपी हुई सीढ़ियों से नीचे सबवे में ले जाता है, जहाँ बहुत सारे सर्वाइवर्स भरे हुए हैं। बूढ़ा आदमी बताता है कि कैसे मॉन्स्टर के अटैक ने सबको यहाँ छिपने पर मजबूर कर दिया और ये भी कि प्रोटैगनिस्ट गलती से सही जगह पहुंच गया। वो समझाता है कि लोग सिर्फ मेडिसिन लेने जमीन के ऊपर जाते हैं और ये दोनों काफी समय बाद आए नए लोग हैं। पॉन भीड़ को देखता है और सोचता है कि ज्यादा लोग मतलब ज्यादा परेशानी, लेकिन उसे महसूस होता है कि यहाँ मौजूद लोग भरोसेमंद लगते हैं। आखिरकार वो थोड़ा आराम करता है। बूढ़ा आदमी खुद को बॉम हुआंग एक डॉक्टर बताता है और कहता है कि वो उन्हें मेडिसिन ढूंढते समय मिला। फिर वो उनके नाम पूछता है। लड़की आगे बढ़कर अपना नाम हरू बताती है और कहती है कि वो गाओसांग मिडिल स्कूल की स्टूडेंट है। बॉम उसके यूनिफॉर्म को पहचान लेता है और कहता है कि उसका हॉस्पिटल उसी सड़क के सामने था, लेकिन हरू उलझन में कहती है कि वहाँ कभी कोई हॉस्पिटल था ही नहीं। हमारा बॉय चोटिल और थका दिखता है तो बॉम उसका नाम पूछता है। प्रोटैगनिस्ट हिचकिचाता है, अपने जर्नल के बारे में सोचता है और कहता है कि उसका कोई नाम नहीं है। बॉम सिर हिलाकर कहता है कि जब तैयार हो तभी बताना। तभी एक रेड हेयर्ड लड़का दौड़ता हुआ आता है और बताता है कि किसी की हालत ज्यादा बिगड़ गई है। बॉम जल्दी से वहां जाता है। वो पहले भी उसकी वुंड ट्रीट कर चुका था, लेकिन अब हालत खराब है और इमरजेंसी सर्जरी करनी पड़ेगी। बॉम अपने टूल्स निकालता है और पीरन को याद आता है कि कैसे कुछ डॉक्टर्स पैसे लेकर ही इलाज करते हैं और वो सोचता है कि बॉम की असल मंशा क्या है। बाकियों को भी समझ नहीं आता कि मनी अब कोई मायने रखती भी है या नहीं। फिर भी बॉम शांत रहता है और कहता है कि सर्जरी उसका काम है और वो कभी मरीज नहीं खोता। वो ऑपरेशन शुरू करता है और सबको काम रहने को कहता है। अंत में प्रोसीजर पूरा होने पर पेशेंट उसे गले लगाता है, लेकिन हमारा बॉय उसे देखता रहता है और तय नहीं कर पाता कि उस पर ट्रस्ट करे या नहीं। जैसे ही बॉम पेशेंट को आराम करने कहता है, उसका एक बैज गिरता है जिससे पता चलता है कि बॉम हुआंग असल में वेटरनेरियन है। वो अपने टूल्स तैयार करता है और वार्निंग देता है कि आगे का हिस्सा दर्दनाक होगा। पेशेंट घबरा जाता है और कहता है कि उसे बांधकर मत रखो, लेकिन बॉम मना कर देता है और समझाता है कि जरा सी मूवमेंट भी जान ले सकती है। पेशेंट चिल्लाता है कि वो तो वेट है, लेकिन बॉम कहता है कि इंसान भी एनिमल्स ही हैं, इसलिए ट्रीटमेंट एक जैसा होगा। पेशेंट तड़पता रहता है और बॉम एनेस्थीसिया देने की बात करता है, लेकिन रेड हेड लड़की कहती है कि वो अभी मिल ही नहीं सकता। तो बॉम एक ईंट निकालता है और कहता है कि अभी यही काम करेगी और पेशेंट को बेहोश कर देता है। हरू और प्रोटैगनिस्ट खामोशी में खड़े देखते रहते हैं। पिन अपने डैड की फोटो और एक नोट पकड़े है जिसमें लिखा है कि उसकी मॉम जिंदा हो सकती है, वो उसे ढूंढने की। उम्मीद लगभग छोड़ चुका है, लेकिन फोटो में दिखाई देता है कि पीछे जो फ्लावर्स है वो उसने कभी नहीं देखे। बहुत ध्यान से देखने के बाद प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि शायद ये फूल सिर्फ कुछ खास जगहों पर उगते होंगे। अगर ऐसा है तो ये फोटो उसकी मॉम की लोकेशन का एक क्लू हो सकता है। वो तय करता है कि उसे किसी ऐसे इंसान की मदद चाहिए जो प्लांट्स के बारे में जानता हो। इसी बीच एक
बंकर में लोग जमा होते हैं। एक आदमी बताता है कि सब आ चुके हैं और कैप्टन घोषणा करता है कि अब कुछ नया शुरू होने वाला है। वो वार्निंग देता है कि विरोध करने वालों को कुचल दिया जाएगा। एक आदमी जवाब मांगता है तो कैप्टन उसे घूरता है और कहता है कि वो आंखों में देखकर लोगों के सीक्रेट्स और डर पढ़ सकता है। गुस्से वाले आदमी की आंखों में डर देखकर कैप्टन उसे अलग कर देता है। आदमी थोड़ा स्पेस मांगता है लेकिन कैप्टन उसे मारता है और कहता है कि डर हमेशा उसके पास उभर आता है। कैप्टन कहता है कि उसे यही देखना पसंद है और आदमी को मजबूर करता है कि वो अपना असली रूप दिखाए, लेकिन आदमी चिल्लाता है कि रुक जाओ। तभी एक आदमी आकर बताता है कि एक बूढ़ा आदमी, एक लड़की, एक लड़का और एक घायल आदमी मिसिंग है। कैप्टन खुद इसे संभालने का फैसला करता है और गुस्से वाले आदमी को बांधकर बाहर फेंकने का आदेश देता है। वो चिल्लाता है लेकिन कोई नहीं सुनता। कई दिनों तक मॉन्स्टर्स से लड़ते लड़ते थका हमारा बॉय सपना देखता है कि कोई उसे गहराई में घसीट रहा है। वो डर कर उठता है और देखता है कि अजनबी लोग उसे घेर कर पूछ रहे हैं कि वो कौन है। एक सुनहरे बालों वाला आदमी उसे सिर्फ 2 मिनट देता है खुद को साबित करने के लिए, वरना बाहर फेंक देंगे। वो उसका मजाक उड़ाता है और कहता है कि भागकर वो बच नहीं सकता। पॉन जैसे ही खड़ा होता है, कैप्टन उसका पहले वाला जजमेंट बदलता है और उसकी क्यूरियोसिटी को फिर से तोलता है। ब्लॉन्ड आदमी पूछता है कि वो खुद को कैसे बचाएगा, लेकिन हमारा बॉय वही सवाल उसे लौटा देता है। कैप्टन मुस्कुराता है और कहता है कि वो अपनी आंखों में छुपा सच दिखाए। ब्लॉन्ड आदमी कहता है कि उसे भाग जाना चाहिए था, लेकिन पान कहता है कि उसे सिर्फ 2 सेकंड्स चाहिए उसे गिराने के लिए। तब ब्लॉन्ड आदमी ब्लेड निकालता है और प्रोटैगनिस्ट अपनी मिसिंग फोटो ढूंढता है। आदमी उसे चिढ़ाता है कि उसे कोई वैल्यूएबल चीज नहीं मिली। हमारा बॉय धमकी देता है कि अगर फोटो खराब हुई तो वो उसे मार डालेगा। कैप्टन फोटो पकड़कर कहता है कि वो इसे फाड़ देगा, जबकि पिरान को पीटा जाता है और उससे पूछा जाता है कि ये पेपर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। कैप्टन घोषणा करता है कि प्रोटैगनिस्ट को बाहर नहीं निकाला जाएगा। उसकी आंखों में उसने कुछ अलग देखा है, एक गहरा अंधेरा। वो आदमी को आदेश देता है कि वो उस पर नजर रखे और फोटो कभी आंखों से ओझल न होने दे। वो आदमी मानता है कि पिरान उसे डराता है, लेकिन फोटो उसके पास होने से हमारा बॉय कमजोर पड़ जाता है। हरू पूछती है कि प्रोटैगनिस्ट ठीक है या नहीं, लेकिन वो उसे धक्का देकर दूर करता है। वो पूछती है कि वो उस पर क्यों गुस्सा निकाल रहा है, जबकि वो सिर्फ मदद करना चाहती थी। वो कहता है कि उसे किसी की मदद नहीं चाहिए और उसे दूर रहने को कहता है। लड़की अपना नाम हरू चिल्लाकर कहती है कि उसे याद रखना, लेकिन वो उसे अनदेखा कर देता है। बॉम्ब अगर हरू से पूछता है कि क्या हुआ, वो कहती है कि पैन बहुत मुश्किल इंसान है और बॉम्ब भी मानता है कि उनमें कुछ तो अजीब है। हमारा बॉय अपने पिता की वो बात याद करता है कि किसी की मदद पर ट्रस्ट मत करना। वो उस आदमी को अपनी फोटो पकड़े देखता है और सोचता है कि उसे वापस ले लेकिन वो जोखिम नहीं उठाता क्योंकि ये बंकर से लाई आखिरी चीज है। वो सही वक्त का इंतजार करता है। कैप्टन सबको इकट्ठा करता है और 2 ऑप्शंस देता है, या तो उसके रूल्स फॉलो करो या बाहर फेंक दिए जाओ। वो बांधे हुए आदमी की तरफ इशारा करता है और बताता है कि जिसने ट्रबल क्रिएट किया वो बाहर जाएगा। वो कहता है कि उसका फैसला ही कानून है। ज्यादातर लोग उसके साथ रहकर सर्वाइवल चुनते हैं, लेकिन बॉम्ब कहता है कि वो बहुत बूढ़ा है ऑर्डर्स मानने के लिए। अगर वो कैप्टन को फॉलो करेगा तो वो अपनी पेशेंस खो देगा, इसलिए वह इंडिपेंडेंट रहना चुनता है। कैप्टन हरू पर प्रेशर डालता है कि वो डिसाइड करे, लेकिन हरू बताती है कि वो अकेली नहीं है जो मना कर रही है। पिरान, हरू, बॉम्ब और कुछ और लोग एक साथ खड़े होकर खुलकर कैप्टन का विरोध करते हैं। अचानक एक रेड हेयर्ड लड़की झटके से उठती है, चिड़चिड़ी होकर चिल्लाती है कि किसी ने उसे उठाया क्यों नहीं। वो गालियां देती है, कहती है कि उसे यहाँ आना कभी नहीं था। जैसे ही घबराहट फैलती है, वो दावा करती है कि सब लोग खत्म होने वाले हैं, उन्हें निशाना बनाया जाएगा और टॉर्चर किया जाएगा। वहीं एक शांत सा इंसान उसके डर को नजरअंदाज करता है। उसे यकीन नहीं कि हालात इतने बुरे होंगे। रेड हेयर्ड लड़की उसकी तरफ देखती है, थोड़ा हिचकिचाती है, सोचती है शायद वो सही हो। काम वाला बस हंस देता है और मजाक में कहता है कि शायद वो सब भूखे मरेंगे या मॉन्स्टर्स के आगे फेंक दिए जाएंगे। उसका चेहरा पीला पड़ जाता है, उसे लगता है वो पागल हो गया है। तभी बाहर से तेज आवाजें आती हैं और टेंशन टूट जाती है। एक लड़की बाहर दौड़ती है, लेकिन एक आदमी उसे डांटता है और बॉन से माफी मांगता है कि वो ध्यान नहीं रख पाया। बैम एक घुटने पर बैठकर लड़की से कहता है कि अपने डैड की बात सुनो, लेकिन लड़की बड़बड़ाती हुई दूर चली जाती है और चिल्लाती है कि वो उसका पिता नहीं है। वो कहती है उसका असली पिता अभी भी उसकी तलाश में है अपनी वाइफ के साथ। आदमी साफ करता है कि वो उसका पिता नहीं है, बस कोई है जिससे वो भागते हुए मिली थी। वो बताता है कि उसके पेरेंट्स से बिछड़ने के बाद उसने फैसला किया कि वो उसकी देखभाल करेगा जब तक वो वापस नहीं मिल जाते। तभी एक और लड़का आता है
और एक आदमी रूल्स बताता है। रूम से बाहर जाना कैप्टन के ऑर्डर से मना है। कोई भी रूल तोड़ेगा तो पनिशमेंट मिलेगी, चाहे वो कोई भी। कोई और जुड़ता है कि बच्चे होने का फायदा भी नहीं मिलेगा। इस बीच लड़का इधर उधर देखता है उस आदमी को ढूंढने के लिए जिसने उसका फोटो लिया था। दूसरी तरफ मील टाइम शुरू हो गया है। गार्ड्स खाना बांटते हैं और कहते हैं कि सख्ती से एक इंसान को एक ही मील मिलेगा। रेड हेयर्ड लड़की प्रोटेस्ट करती है कि उनका खाना बाकी सबसे कम है। गार्ड फिर कैप्टन का ऑर्डर दोहराता है और कहता है कि उन्हें ज्यादा जरूरत नहीं, क्योंकि वो अंदर फंसे हुए हैं। लड़की के हाथ गुस्से में कांपते हैं और पास खड़ा कोई ट्रबल महसूस करता है। टिमियन बताता है कि उसने चिकन कोम को नहीं देखा। फुसफुसाहट फैलती है। सब चिकन कोम को कैप्टन के राइट हैंड मैन के तौर पर जानते हैं, जो रूल्स तोड़ता है, जहाँ चाहे घूमता है और अपनी ताकत से लोगों को डराता है। वो उन लोगों में से है जो किसी को पीटते हुए भी मुस्कुराता है। तभी चिकन कोम वहाँ आता है जब छोटी लड़की गिरकर अपना खाना उसके वेस्ट पर गिरा देती है। वो उसे एक खतरनाक सी मुस्कान देता है, चेतावनी देता है कि उससे परेशान करने का अंजाम बुरा होगा और उसे अपने साथ आने को कहता है। लोग फुसफुसाते हैं कि वो बच्चे को नुकसान पहुंचाने में भी हिचकिचाएगा नहीं। लड़की डर से कांपती है। वो गुर्राकर कहता है कि भागदौड़ करना डेंजरस है और उसे फॉलो करने को कहता है, लेकिन साफ है कि वो ग्रुप की तरफ बढ़ रहा है। कोई हैरानी से पुकारता है। चिकन कोम गार्ड से एक फेवर मांगता है, लड़की को एक और मील दो। गार्ड हिचकिचाता है, एक मील रूल की याद दिलाता है, लेकिन चिकन कोम उस पर छा जाता है और कहता है कि गार्ड अपना मील दे। वो खाना लड़की को दे देता है। गार्ड हैरान है। उसे शक है कि शायद चिकन कोम कुछ क्रूअल करने वाला है, शायद उसे जबरदस्ती खाना खिलाकर सजा देने वाला है। तभी लड़की की देखभाल करने वाला आदमी वहाँ आता है। लड़की का हाथ पकड़कर सबको पीछे हटने को कहता है। वो जानना चाहता है क्या हो रहा है। चिकन कोम उलझा सा पूछता है उसने क्या गलत किया, लेकिन आदमी सबको थक कहकर लड़की को लेकर चला जाता है। चिकन कोम कुछ पल रुकता है, फिर मुस्कुराता है। दो लड़कियां नोटिस करती हैं कि अब गार्ड्स ज्यादा है और लड़का बड़बड़ाता है कि शायद उसे खुद ही उस ब्लॉन्ड आदमी को फेस करना पड़ेगा। ब्लॉन्ड लड़की चुपचाप मुड़ जाती है। बाद में लड़कियां शांत बैठी होती है। उनमें से एक देखती है कि लड़का अंधेरे में अकेला बैठा है। वो उसके पास जाती है, लेकिन वो उसका हाथ पकड़ लेता है, आंखें तेज और शक से भरी। वो उसे फंसाने का आरोप लगाता है। लड़की कहती है कि वो बस बात करना चाहती थी। वो उसके शब्द दोहराता है, शक जताता है, पूछता है क्या उसे बात करना ही नहीं पसंद। वो पूछती है उसे क्या फर्क पड़ता है। वो कहता है सीधे मुद्दे पर आओ। वो पूछती है वो हमेशा अकेला क्यों बैठा रहता है, क्या वो शाय है। वो झुंझला कर कहता है कि उसके लिए सारे ह्यूमंस दुश्मन हैं, किसी से करीब होने का कोई मतलब नहीं। लड़की कहती है कि उसका कोई गलत इरादा नहीं, लेकिन वो यकीन नहीं करता। वो सांस भरती है और कहती है कि जो चाहो सोचो, लेकिन हरू से बात कर लो। वो कहता है कि उसकी हरू से कभी लड़ाई नहीं हुई और वो भी बाकी सब की तरह वही है, ह्यूमन। लड़की बताती है कि हरू हर रात रोते हुए सोती है और शायद किसी हमउम्र दोस्त की जरूरत है, लेकिन लड़का इसे पैथेटिक कहकर टाल देता है। वो कहता है दुख कमजोरी है और सर्वाइवल सबसे जरूरी है। वो हिचकिचाती है, फिर पूछती है क्या उसने कभी किसी अपने को खोया है। वो कहता है नहीं और दावा करता है कि कभी नहीं होगा, क्योंकि उसके पास कोई नहीं है और उसे किसी के लिए दुख नहीं होगा। लड़की कहती है ये सुनकर लगता है वो अकेला है, लेकिन वो कहता है वो ठीक है। वो कहती है अगर वो कभी मरा तो उसे उसके लिए दुख होगा। वो आंखें घुमाता है, इसे रिडिकुलस कहता है और वादा करता है कि अगर वो मरेगी तो उसे दुख नहीं होगा। लड़की हंसती है, फिर खांसती है, माफी मांगती है कि उसने ज्यादा बात कर ली, गुड नाइट कहकर चली जाती है। पास ही रेड हेयर्ड लड़की फिर जागती है, चिढ़कर कहती है कि उसे कभी नींद नहीं मिलती। पिरान इस अंडरग्राउंड शेल्टर में आता है और वहाँ एक ब्लॉन्ड आदमी उसकी पिक्चर चुरा लेता है, वही पिक्चर जो उसकी मॉम को ढूंढने में मदद कर सकती है। तभी अचानक गन शॉट्स गूंजते हैं और वो थीफ हमारे लड़के को चिढ़ाता है, कहता है कि ये सजा है एस्केप करने की कोशिश की वजह से। लेकिन पिरान बिना डरे उसकी आंखों में देखता है, कहता है फोटो नीचे रखो और सीधा लड़ो। सुनहरे बालों वाला लड़का कांपने लगता है। उसे एहसास होता है कि हमारे लड़के को सिर्फ उस पिक्चर की परवाह है, अपनी सेफ्टी की भी नहीं। वो चिल्लाते हुए कह रहा है कि शायद पिरान को एक और बीपिंग की जरूरत है। वो उस फोटो को ऐसे पकड़ कर रखता है जैसे वो सोना हो। हमारा लड़का अपने पिता की पुरानी बात याद करता है कि लोग जन्म से ही बुरे होते हैं। फिर उसे वे छोटे छोटे काइंडनेस के पल भी याद आते हैं जो उसने देखे थे। तभी पहले वाली लड़की दौड़ती हुई आती है। उसके चेहरे पर शौक होता है। बॉम्ब उसकी चोटें देखने लगता है, जोर देकर कहता है कि उसे अपने घाव साफ करवाने ही होंगे। पैन को पैच अप कराना पसंद नहीं है, पर वह खाना ले लेता है जो लड़की ने खास उसके लिए बचा कर रखा था। जैसे ही वो उसे थैंक बोलने वाला होता है, लड़की जोर से खांसने लगती है। बॉम्ब कहता है कि उसे मेडिसिन चाहिए, लेकिन उनके पास बिल्कुल नहीं बची। वह चेतावनी देता है कि दवा के बिना उसकी हालत और खराब होती जाएगी, पर लड़की जिद करती है कि किसी को भी उसके लिए
रिस्क नहीं लेना चाहिए, चाहे उसकी सांसें टूटती क्यों ना हो। हमारा लड़का घबरा कर पूछता है कि अगर दवा न मिली तो क्या होगा। बाय तुरंत जवाब नहीं देता, लेकिन उससे पहले कुछ थग्स वहाँ आ जाते हैं। उधर फोटो वाला आदमी कैप्टन के कहने पर उसे दिखाते फिरने से परेशान है और बड़बड़ाता है कि काश वह बस पीरन को मारकर तब खत्म कर पाता। फिर बम को आदेश मिलता है कि वह कुछ आउटसाइडर्स की तुरंत मदद करे। बम मना कर देता है, कहता है कि उसके पास एक क्रिटिकल इंसान है जिसकी हालत खराब है। थग शक करने लगता है कि वह किस साइड पर है। लड़की कमजोर शरीर के साथ कहती है कि वह खुद ऊपर जाकर दवा ले आएगी, पर बॉन उसे जाने नहीं देता। उसे वार्निंग देता है कि वह ऊपर तक पहुंच ही नहीं पाएगी। वह खुद कहता है कि वह उसके साथ जाएगा, लेकिन तभी थग अचानक उसे चाकू मार देता है, एक बेहुदा मजाक करते हुए कि मदद करना कितना आसान था। सब लोग शौक में आ जाते हैं। लड़की वहीं गिर जाती है, खून तेजी से फैलता है। पीरन को लगता है कि उसकी जान हाथ से फिसल रही है और तभी उसके घाव से कोई अजीब एनर्जी चमकने लगती है, उसे पीछे धकेल देती है। वह सिर्फ यही सोच पाता है कि इंसान कितने फ्रैजाइल होते हैं। वह चमक धड़कती रहती है और उसकी जिंदगी बुझती जा रही है। लड़की का हाथ कांपता है जब वह उसे पकड़ने की कोशिश करती है और वह धीमी आवाज में उसे याद दिलाती है कि एक बार उसने कहा था कि उसे फर्क नहीं पड़ेगा अगर वह मर भी जाए। फिर उसका हाथ बिल्कुल ढीला होकर गिर जाता है। थग अपने चाकू को साफ करता है, जबकि बॉम्ब उसे मॉन्स्टर कहकर चिल्लाता है कि उसने बिना पलक झपकाए उसे मार डाला। वह किलर हंसते हुए कहता है कि उसने बेयोन को बचाया है, क्योंकि ऊपर भेजे जाने से डॉक्टर को खो नहीं सकते। एक और औरत मर जाए तो फर्क नहीं पड़ता। पीरान चुप खड़ा रहता है, जबकि थग उसे चिढ़ाते हुए पूछता है, क्योंकि अब डर लग रहा है। हमारा लड़का कुछ नहीं बोलता, बस ऊपर देखता है। थग अपना खून लगा चाकू लहराता है और तभी उसे एहसास होता है कि उसकी फोटो गायब है। पैन को वह फोटो जमीन पर दिखाई देती है। शायद वह चाकू निकालते समय गिर गई थी। वह घुटनों पर गिर जाता है और पिक्चर को घूरने लगता है, जबकि थग उसे उकसाता रहता है कि यह फोटो उसके लिए क्या मायने रखती है। पैन धीरे धीरे आगे बढ़ता है और थग मुस्कुराता है, पूछता है कि क्या वह आखिरकार फाइट करेगा। तभी हमारा लड़का अचानक झपटता है और उसे सीधा हिट करता है। सोल्जर बिल्कुल ऑफ गार्ड पकड़ा जाता है। थग अकड़कर पूछता है कि क्या पीरान उसे बीट करेगा, पर वह जवाब देने से पहले ही एक तेज पंच खा लेता है। चाकू हवा में उड़कर दूर जा गिरता है। हमारा लड़का तेजी से बढ़ता है और उसे जमीन पर पटक देता। थग उठने की कोशिश करता है, पर परिन उसे वापस दबा देता है। उसकी सांसें भारी है। वह आदमी उसकी शर्ट पकड़कर खड़ा है, जबकि चाकू हवा में घूमता है। परफेक्ट टाइमिंग में हमारा लड़का उसे पकड़ लेता है, घूमकर उसे कमरे के पार फेंक देता है। चाकू थग की गर्दन में जा धंसता है और सब जम जाते हैं। वह कांपता है और दर्द में फुफकारता है, जबकि पीएन शांत खड़ा उसे देखता है। उसे याद आता है कि उसने उसे कितनी आसानी से घेरा था और आदमी जवाब भी नहीं दे पाया। वह चुभती हुई आवाज में खुद को कोसता है कि काश उसने शुरू में ही फोटो ले ली होती। वह बड़बड़ाता है कि चीजें अलग होती अगर वह जल्दी एक्ट करता। उसका दिल तेज धड़कता है। काली एनर्जी उसके आसपास घूमने लगती है। वह फिर से चाकू उठाता है और वार करने ही वाला होता है कि एक आवाज आती है। कोई चेतावनी देता है कि इसके बाद वापस लौटना नहीं होगा। बॉम्ब चिंतित चेहरे के साथ पास आता है। परिन रुक जाता है और उस चेतावनी को खुद दोहराता है। गुस्से में वह पूछता है कि आखिर कोई उस थग की फिक्र क्यों कर रहा है। बॉम्ब कहता है कि वह असल में परिन की फिक्र कर रहा है। उसका हाथ कांप रहा है। बड़ा आदमी पूछता है कि क्या मार डालना सच में जरूरी है। पिन चुप रहकर नीचे देखता है और मानता है कि इसकी जरूरत नहीं है। उसे अपने पिता की बात याद आती है कि किसी को क्रिपल कर देना भी डर पैदा करने के लिए काफी है। पर तभी वह ताने मारती हुई आवाज सुनता है जो उसे वीक कहती है। वह करलाहट से हंसता है और खुद पर हंसते हुए कहता है कि वह डरता है किसी को मारने से। खुद को स्टेडी करते हुए वह फैसला करता है कि वह कभी इन लोगों जैसा नहीं बनेगा। चाहे दुनिया खत्म हो जाए, वह बिना बेवजह किलिंग किए ही सरवाइव करेगा। वह चाकू गिरा देता है और बॉम्ब राहत से मुस्कुराता है। पैन मुड़ते हुए कहता है कि वह ये बॉम्ब की वजह से नहीं कर रहा, बल्कि इसलिए कि वह उस स्तर तक नहीं गिर सकता। वह मानता है कि मारने की कोई असली वजह नहीं है। अपनी मिसिंग मदर को सोचते हुए, चाहे वह जिंदा हो या नहीं, उसे लगता है कि उसकी माँ ये सब कभी नहीं चाहती। वह खुद को संभाल कर पीछे हटता है। तभी थग मौका देखकर उस पर झपटता है। उसे लगता है कि अब जब चाकू दूर है तो उसे मौका मिल गया है। पिन तुरंत रिएक्ट करता है, घूमकर तेजी से कई तेज वार करता है। थग नीचे गिर जाता है। वह उसके ऊपर खड़ा होता है तो एक और सर्वाइवर जमीन से फोटो उठा लेता है। पैन तेज आवाज में पूछता है कि वह क्या कर रहा है। वह आदमी बड़बड़ाता है कि यह शायद बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर ऑकवर्ड तरीके से उसे साफ करता है और कहता है कि इसे सुरक्षित रखना। आसपास लोग एक ढके हुए बॉडी के
पास इकट्ठा होते हैं। पॉम देखता है कि हरू और छोटी लड़की गायब है। बेबी सिटर बताती है कि वे बाथरूम गए थे और अच्छा हुआ कि उन्होंने यह केओस नहीं देखा। एक सर्वाइवर कहता है कि पीरान ने खुद को रोका, वह फाइट खत्म कर सकता था लेकिन उसने नहीं किया। हमारे लड़के को फर्क नहीं पड़ता और वह कहता है कि उसकी एक चीज को हॉस्टेज बना लिया गया था। वो आदमी उसे स्क्रैप पेपर कहकर हंसता है पर पॉन की नजर कड़ी हो जाती है और वह कहता है कि यह मैटर करता है। कमरा शांत हो जाता है जब वह फोटो उठाकर पूछता है कि यह पिक्चर में जो फूल है वह कहाँ उगता है। लोग उसे देखते हैं पर कहते हैं कि उन्होंने इसे कभी नहीं देखा। लाल बालों वाली लड़की पूछती है कि क्या उसे पता है कि फोटो कहाँ ली गई थी। वह कहता है इसीलिए तो उसने पूछा है। बेबी सिटर कहती है कि इंटरनेट काम करता तो आसान होता, अब उनके पास यही एक क्लू बचा है। बॉम पूछता है कि यह इतना जरूरी क्यों है और पिरान साफ कहता है कि वह वहाँ जाने वाला है। सब लोग फुसफुसाते हैं। बॉम चेतावनी देता है कि ऊपर मॉन्स्टर्स हैं और वहाँ सरवाइव करना नामुमकिन है, पर हमारा लड़का पक्का कहता है कि वह सरवाइव करेगा और अपनी मॉम को ढूंढेगा। अंधेरे में कैप्टन बताता है कि आदेश न मानने का यही नतीजा है और सब और बुरा होगा। कभी अचानक एक बीस्ट गिरती है और मलबा उड़ जाता है। सीन बदलता है और एक खाली सबवे एंट्रेंस दिखती है जिस पर जोन बी लिखा है। एग्जिट साइंस जल रहे हैं पर जगह वीरान है। कोई खुश होकर कहता है कि अब असली खाना पकाने जितनी हीट मिल गई है। एक आदमी दूसरे को कहता है कि आग को फैन करो पर वह कंधे उचकाकर कहता है कि वह व्यस्त है। फुटस्टेप्स गूंजते हैं और छोटी लड़की गुस्से में चिल्लाते हुए आती है कि कोई फ्लश क्यों नहीं करता। हरू समझाता है कि टॉयलेट्स अब काम नहीं करते। एक आदमी आता है चढ़ा हुआ, कहता है कि वे बहुत देर लगा रहे हैं और उसे उन्हें वापस भेजना है। हैरी उसे घबराते हुए देखता है क्योंकि वह बस सरवाइव करना चाहता है। आग के पास दो लोग खाना पका रहे हैं। एक स्लाई कमेंट करता है और चुपके से कुछ पॉट में गिरा देता है। दूसरा देख लेता है और पूछता है कि उसने क्या डाला, पर उसे कहा जाता है कि बस स्टीयरिंग करता रहा। उसे शक है कि उसने सच में कुछ देखा भी या नहीं। तभी पॉट धमाके से फट जाता है और उबलता हुआ खाना चारों तरफ बिखरता है। ऊपर से पत्थर गिरते हैं क्योंकि सीलिंग फट जाती है और एक विशाल ट्री जैसे क्रीचर दीवार तोड़कर अंदर आता है। उसका बड़ा सा मुंह दोनों आदमियों पर झुक जाता है और वे डर से जड़ हो जाते हैं। कैप्टन को सुनहरे बालों वाले थग की लाश दिखती है। वह खुद से कहता है कि वह सही था, ऐसे लोग हर जगह है। उसके अंदर यादें घूमती है। उसे एहसास होता है कि कुछ इंसान भी मॉन्स्टर के जैसे ही होते हैं और अब असली मॉन्स्टर्स उनके बीच घूम रहे हैं। उसके पीछे अजीब जीव अंदर आने लगते हैं। कोई चिल्लाता है कि सावधान रहो, वह लड़का उनकी सोच से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। कैप्टन बात को अनसुना करता है और पीछे फेंक दिया जाता है। पिन अपनी जगह खड़ा रहता है, उसकी आंखें तेज चमकती है। लीडर उठता है, सबको वीक कहता है और हमारे लड़के की तरफ घूरता है। वह कहता है कि उसे वीक लोगों की सलाह नहीं चाहिए, उसे पीरान चाहिए। वह कहता है स्मग लुक हटाओ और दिखाता हूँ असली बॉस कौन है। वह दौड़ता हुआ आता है, सोचता है कि शायद आज उसे इस लड़के के अंदर झांकने का मौका मिलेगा। दोनों एक दूसरे को घूरते हैं, टेंशन बढ़ती है। तभी अंधेरा फैलना शुरू हो जाता है। उसके अंदर कुछ हिलता है। कैप्टन की आंखें फैल जाती हैं। उसे पता चलता है कि वह पीरान को नहीं देख रहा बल्कि पीरान उसके अंदर देख रहा है। अंधेरा मरोड़ खाता है, दांत किसी चीज को काटते हैं और कैप्टन समझ जाता है कि शिकार वह खुद है। घबराहट में वह गिर पड़ता है, हाथ पैर मारता है, चिल्लाता है। उसकी टीम दौड़कर आती है पर वह जवाब नहीं देता। हमारा लड़का वहीं खड़ा है, आंखें चमकती हुई। कमरा खामोश हो जाता है। कैप्टन घूंट भरता है। उसे समझ आता है कि वह लगभग निगल लिया गया था। सब कांपते हैं और कोई फुसफुसाता है कि वह सच में डरता हुआ लगता है। अचानक एक आदमी चीखता है, अपना चेहरा पकड़कर मदद मांगता है। उसके चेहरे से खून बह रहा है। वह चीखता हुआ कहता है कि उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। लोग डर से घिरे हुए हैं। वह आदमी लड़खड़ाते हुए कहता है कि वह तो बस सो रहा था, उसका सिर फट रहा है, उसके अंदर कुछ फैल रहा है। वह अपना सिर पकड़कर हॉलवे में भागता है, दर्द की बातें करता है और सब डर से देखते हैं कि कहीं वह मॉन्स्टर तो नहीं बन रहा। वह अपना सिर नोचता है और अचानक उसके अंदर से कुछ फटकर बाहर आता है। काले टेंटिकल्स निकलते हैं। उसका शरीर मरोड़ खाता है, उसके चश्मे टूटते हैं, उसका सिर अजीब तरह घूमता है और टेंटिकल्स लोगों पर वार करते हैं। कैप्टन उसे पकड़ता है, उसे खींचकर अलग करता है और पूरी ताकत से उस क्रीचर को तोड़ देता है। मॉन्स्टर पीछे गिरता है, उसके टुकड़े उड़ते हैं। वह उसे मारता रहता है जब तक वह तड़पते हुए रुक नहीं जाता। सब दंग रह जाते हैं। कोई फुसफुसाता है कि कैप्टन ने एक मॉन्स्टर को मार दिया। वह पूछता है कि यह आया कहां से। लोग चीयर करते हैं, उसे हीरो कहते हैं। एक आदमी कहता है कि वह हमेशा उस पर भरोसा करता था। पिरान बस शांत खड़ा देखता है। कैप्टन पसीने में डूबा हुआ घूरता है। पास एक औरत मुस्कुराती है कि वह जिंदा है। तभी एक भारी मेटल हैच जोर से खुलती है। हैच और चौड़ी खुलती है और सब
सब नीचे अंधेरे रास्ते की ओर देखने लगते हैं। छाया में से एक और घृणित क्रीचर बाहर निकलता है। फर्श पर रेंगता हुआ सब डर से जम जाते हैं। वह उठता है, उसकी मुड़ी हुई टांगे, चमकती आंखें सबको पत्थर बना देती है। हैच फटकर खुलती है और सब नीचे इकट्ठा होते हैं। बंकर में काफी समय से सब शांत था। लोग लगभग डरना भूल ही गए थे, पर जैसे ही एक व्यक्ति धीरे से पीछे हटता है, टेंशन फैल जाती है। पुराने सीन्स लौट आते हैं, उनसे लथपथ सर्वाइवर्स, वो दृश्य जिन्हें कोई याद भी नहीं करना चाहता। सब चाहते हैं कि वे उन मॉन्स्टर्स की यादें भूल जाएं, जो सोल्जर्स को चीरते हुए आगे बढ़े थे, पर वे सीन्स दिमाग में जले हुए निशान जैसे रह जाते हैं। अब एक भयानक क्रीचर जिसके पास एक बड़ा सा सिंगल आई और टूटे हुए दांत है, ऊपर चढ़ता हुआ आता है और सबको याद दिलाता है कि भूलना कभी ऑप्शन था ही नहीं। क्रीचर अंदर कदम रखता है और पैनिक फूट पड़ता है। चीखें, धक्का मुक्की, लोग एक दूसरे को रौंदते हुए गिरते हैं। कैप्टन सबको चिल्लाकर कहता है कि वापस फाइट करो। उसकी आवाज केओस को काटती हुई निकलती है। चेहरे उसकी तरफ मुड़ते हैं। भागने और टिकने के बीच फंसे हुए वह एक एक्स पकड़ता है और कहता है कि इस बार सब अलग होगा। यहाँ सिर्फ एक मॉन्स्टर है और अगर सब साथ रहें तो जीत सकते हैं। कुछ लोगों को याद आता है कि उसने पहले भी एक को हराया था और वे सहमत होने लगते हैं। वैसे भी भागने की कोई जगह नहीं बची। पहली बार सब में हल्की सी हिम्मत दिखती है और वे पूछते हैं आगे क्या करना है। तभी कैप्टन की नाक से खून टपकता है। उसका चेहरा खाली पड़ता है। भीड़ बेचैन होकर उसे पकड़ने की कोशिश करती है। वह लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ता है। फिर उसके मुंह और सीने से काले टेंड्रोल्स फटकर बाहर आते हैं और उसका शरीर मरोड़ खाने लगता है। सब दहशत में सांस रोक लेते हैं। लोग याद करते हैं कि उसने मॉन्स्टर को मारा था, पर एक औरत चिल्लाती है कि असली सच ये है कि वह रीजनरेट कर रहा था। डर उन्हें घेर लेता है। ये चीजें मरती नहीं हैं। अब टेंड्रोल्स से ढका हुआ कैप्टन दीवारें तोड़ता है। विनाश फैलता है। मलबा गिरता है। खून छिटकता है। लोग पाड़ दिए जाते हैं। एक लड़की चीखती है जब क्रीचर उसे पकड़ लेता है और बाकी को भी दबाता जाता है। विक्टिम्स को उठाकर इतनी जोर से दबाया जाता है कि खून उछल पड़ता है। बॉडीज का ढेर बन जाता है। हॉलवे एक स्लॉटर हाउस बन जाता है। कोई मदद की भीख मांगता है। कोई चिल्लाता है कि ये एंड है। सबको लगता है कि मॉन्स्टर्स कभी भी अंदर भर जाएंगे। बॉम्ब बेबी सिटर को पकड़ लेता है, जो इसलिए पैनिक करती है क्योंकि छोटी लड़की अभी बाहर है। वह चेतावनी देता है कि अगर मॉन्स्टर स्टेशन तोड़कर अंदर आ गए हैं तो शायद वह अब बची नहीं। यह सुनकर उसका दिल टूट जाता है और वह घुटनों पर गिरकर हाथ बढ़ाता है। एक और सर्वाइवर चुपचाप मुड़कर चल देता है। केओस के बीच पैन सीधी नजरों से हॉलवे में दौड़ता है। बॉम हुआंग उसका नाम पुकारता है, पर बाकी लोग हिचते हुए पीछे रह जाते हैं। हमारा लड़का आगे बढ़ता जाता है। दरवाजे तक पहुंचते ही बॉम उसे रोकने के लिए हाथ उठाता है। फिन आगे कदम रखता है। उसकी चमकती नजरें उठती हैं। वह हाथ उठाकर सीधा आगे इशारा करता है। कमरे में भारी खामोशी फैल जाती है। अंदर स्लाइडिंग डोर्स के पास खून से भरा फर्श है और एक डेड बॉडी पड़ी है। कमरे में 3 बच्चे सहमे हुए बैठे हैं। उनमें से एक कांपते हुए कहती है कि वह बहुत डरी हुई है। हरू उंगली उंगलों पर रखकर उन्हें चुप रहने को कहती है, क्योंकि किसी भी आवाज पर वे पकड़े जाएंगे। सबसे छोटी बच्ची रोने जैसी हो जाती है। हरू माफी मांगती है कि वह अभी किसी को बचा नहीं सकती। वह समझाती है कि केओस ने उन्हें छिपने की जगह दी है, पर अगर किसी ने देख लिया तो सब खत्म। छोटी बच्ची उसका हाथ पकड़ लेती है और हरू थोड़ी हैरान होकर फिर पिरान की तरफ देखती है और बच्ची को खुद से छिपके रहने देती है। पास ही एक घायल आदमी डेड बॉडी को घूरते हुए पूछता है कि क्या करना चाहिए। हरू कहती है कि उन्हें भागना होगा। वह डर जाता है और कहता है कि जाने की कोई जगह नहीं, पर हरू कहती है कि सरवाइव करना ही सब कुछ है। वह हिम्मत जुटाती है और कहती है कि वे बैठकर मौत का इंतजार नहीं कर सकते। आदमी सोचता है कि शायद उसके पास जीने की कोई स्ट्रॉन्ग वजह है। तभी सब जम जाते हैं क्योंकि दोरवे में एक मॉन्स्टर दिखाई देता है जिसकी आय लाल चमक रही है। आदमी डरकर चिल्लाता है कि भागो, जबकि ब्लॉन्ड लड़की उसे पकड़े रहती है। मॉन्स्टर पास आता है तो आदमी क्रीचर पर झपटता है और उसे रोक लेता है। वह बाकी लोगों से कहता है कि भाग जाओ, क्योंकि उसके पास खोने को कुछ नहीं है, पर उन्हें सरवाइव करना चाहिए। हरू छोटी लड़की को उठाती है और भागती है। उसकी आवाज पीछे गूंजती है, जबकि आदमी लड़ता रहता है और चाहता है कि वे उसकी कुर्बानी को याद रखें। अचानक आग की लपटें उठती हैं और कई सर्वाइवर्स अंदर आते हैं। वे दूसरे मॉन्स्टर को चाकू मारते हैं पर पटकते हैं। ब्लॉन्ड शॉक में खड़ी रह जाती है जब एक औरत क्रीचर में बार बार नाइफ घोंपती है, पर क्रीचर खुद को जोड़ने लगता है। वो चीख कर कहता है कि ये रीजेनरेट कर रहा है। औरत गाली देकर पीछे हटती है और कहती है कि जीतना असंभव है, जबकि पिरान चुपचाप आगे बढ़ता है। लोग घबराकर पूछते हैं कि वे क्या कर रहा है और चेतावनी देते हैं कि लड़ाई में सिर्फ मौत मिलती है, पर वे उनकी बात अनसुनी करके आगे कूद जाता है। औरत को समझ आता है
कि वे सच में फाइट करने जा रहा है और वे सोचती है कि शायद उसकी मौत की इच्छा है क्योंकि कैप्टन भी इसे नहीं हरा पाया था। मॉन्स्टर चीख कर उस पर झपटता है और पॉन झुककर उसे पकड़ लेता है और जोर से खींचता है। हड्डियों की आवाज आती है। वे आगे पलटकर छलांग लगाता है और क्राउच में उतरता है। सब हैरान होकर देखते हैं जब वे मॉन्स्टर के टेंड्रिल्स को नंगे हाथों से फाड़ देता है। क्रीचर तड़पता है पर हमारा लड़का शांत रहता है और उसे टुकड़ों में तोड़ देता है। टॉम और औरत स्टंड खड़े हैं। वह बड़बड़ाती है कि कैप्टन ने भी एक को मारा था पर अब और भी हॉरर्स अंधेरे से निकल रहे हैं रोरिंग करते हुए। फिर भी पिरान अड़िग खड़ा है, उनकी आंखों में आंखें डालकर। मॉन्स्टर्स दौड़ते हुए आते हैं तो वह आगे बढ़कर एक बड़े मॉन्स्टर के मुंह पर जोरदार वार करता है। दूसरा झपटता है तो वह ऊपर कूदकर नीचे गिरता है और उसे भी टुकड़े टुकड़े कर देता है। टेंड्रिल्स उसके वार से टूटकर उड़ जाते हैं। बॉम और औरत को लगता है कि वह इस बार श्योरली मर जाएगा पर पिरान बिना खरोच के बाहर आता है। राइडिंग लिम्स के बीच शांत खड़ा पीम दंग रहकर कहता है कि लड़का अब भी जिंदा है और औरत की आवाज तक नहीं निकलती। मॉन्स्टर्स बार बार रीजेनरेट होते हैं पर सब देखते हैं कि हमारा लड़का पीछे नहीं हटता। वह गहरी सांस लेता है। उसे अपने पिता की बात याद आती है कि हर जीवित चीज के अंदर एक सोर्स होता है जो उसे लाइफ देता है। उसके दिमाग में चमकता हुआ ग्लोइंग फ्लावर आता है और पिता की आवाज गूंजती है, सोर्स को नष्ट करो, उसे ढूंढो और तोड़ दो। पिन भीड़ के बीच दौड़ता है, आंखें तलाश में चमक रही हैं। वह एक मॉन्स्टर पर कूदता है और उसे फाड़ता है। अंदर एक ग्लोइंग सीड दिखता है, असली सोर्स। खुद को संभाल कर वह अपना वेपन अंदर घोंपता है। एनर्जी का धमाका होता है। टेंड्रिल्स तड़पते हैं। मॉन्स्टर मरोड़ खाता है। वह और जोर लगाता है। सांसें भारी होती हैं। पिन रैकेज पर खड़ा है। टूटा हुआ सीड उसके पैरों के पास मंद चमक रहा है। सर्वाइवर्स हॉलवे की तरफ शौक में देखते हैं। कोई फुसफुसाता है कि मॉन्स्टर सच में खत्म हो गया है, जबकि बम एक खून में भीगा हुआ फिगर को मलबे से गुजरते देखता है। हरू दूसरी लड़की को कॉरिडोर में खींच कर ले जा रही थी। तभी एक लाउड बूम ने पूरे बंकर को हिला दिया। वो चिल्लाई कि कुछ आ रहा है और उनके कदमों की आवाजें तेज होती गईं। वे दौड़ने लगी। कॉर्नर मुड़ते ही हरू सीधा एक मैसिव क्रीचर से टकरा गई जो उसकी ओर चार्ज कर रहा था। वह साइड में कूदने की कोशिश करती है पर फिसल कर जमीन पर गिर जाती है। मॉन्स्टर अपनी ग्लोइंग आई उस पर जमा लेता है। वह पीछे मुड़कर भारी कदमों की आवाजें सुनती है जो करीब आती जा रही थी। फिर अचानक उसके सामने एक स्वर्लिंग वाइट खुल जाता है और उसकी नजर अंधेरे में खींच जाती है। शैडोज मुड़ती और घूमती है और एक स्ट्राइक उसके पास से गुजरती है। पीछे से बॉम्ब हाफता है। शब्द ठीक से नहीं निकलते। हरू लड़खड़ाकर वापस ग्रुप के बीच आ गिरती है, जिंदा, बिना किसी चोट के। सबके अंदर राहत दौड़ जाती है पर वह वहीं खड़ी कांप रही होती है, सदमे में कुछ बड़बड़ाती हुई। तभी कोई चिल्लाता है कि छोटी लड़की गायब है। हरू घबरा जाती है और जल्दी में इतना बोल देती है कि उससे पीरान की लोकेशन गलत से बाहर आ जाती है। ग्रुप रोने लगता है। बेबी सिटर फूट फूट कर पूछता है कि बच्ची सुरक्षित है या नहीं। उसी समय दरवाजे पर एक छोटी सी जोड़ी शूज दिखाई देती है। सब रुक जाते हैं। छोटी लड़की अंदर आती है। उसका ड्रेस खून से भीगा और पटा हुआ है। उसके पीछे एक भयानक क्रीचर खड़ा होता है जिसकी ग्लोइंग रेड आई कमरे को रोशन कर रही है। डर फैल जाता है। कोई आगे झपटता है, चिल्लाता है। बच्ची मॉन्स्टर की शैडो में कांपती है। तभी चिकन कोम्ब अचानक आ जाता है और पिन को एक तरफ करता है। मॉन्स्टर के सामने खड़ा होकर चेतावनी देता है कि पीछे हट जाए, नहीं तो वह उसकी आइज पर जाएगा। क्रीचर रुकता है, फिर धीरे पीछे हट जाता है। जब एनफोर्सर उसे रुकने का आदेश देता है, उसे यकीन नहीं कि वह डर कर गया या नहीं। वह कान लगाकर सुनता है कि कोई मूवमेंट तो नहीं। भी बताता है कि वे सिर्फ इसलिए सेफ हैं क्योंकि बाहर क्या हो रहा है। बाहर हमारा बॉय एक मॉन्स्टर को जमीन पर पटकता है। बड़बड़ाते हुए कहता है कि 2 खत्म हुए पर और भी आ रहे हैं। एक और मॉन्स्टर उसकी ओर झपटता है। पिन और उसे घेर लेते हैं। पिन सोचता है कि अगर इतने ज्यादा ना होते तो वह पूरा एरिया साफ कर सकता था, पर अभी बस सरवाइव करना ही लक्ष्य है। छिपने की कोई जगह नहीं। एक गलती उसकी जान ले सकती है और कोई भी वक्त नए मॉन्स्टर्स आ सकते हैं। थक चुका हमारा प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि क्या वह किसी और शेल्टर की ओर भाग जाए, पर फिर याद आता है कि अगर वह चला गया तो अंदर के लोग मर जाएंगे। वह सोचता है कि उसे इसकी परवाह क्यों होनी चाहिए। तभी उसे वह लड़की याद आती है जिसे चाकू मारा गया था और उसकी आखिरी बातें याद आती है। ध्यान भटकते ही उसकी गार्ड गिर जाती है। मॉन्स्टर उसे काट देता है। खून उछलता है और वह गिरते हुए जख्म पकड़ लेता है। उसकी ओर एक बड़ा शैडो झुकता है। चिकन कोंग वहां आ चुका है। वह बताता है कि सबने उसे सब कुछ समझा दिया और उसे पता है कि पेरान इन क्रीचर्स को मार सकता है। वह पूछता है कि वह कैसे हेल्प कर सकता है। बेबी सिटर उसकी शील्ड उठाकर लड़ने को तैयार हो जाता है, जबकि छोटी लड़की चुपचाप देखती है। पेन बड़बड़ाता है, समझ नहीं पाता कि ये लोग उसकी मदद क्यों करना चाहते हैं। चिकन कोंग कंधे उचकाकर कहता है कि वे सब सरवाइव करना चाहते हैं। बेबी सिटर जोड़ता है कि अगर हमारा बॉय गिर गया तो कोई नहीं बचेगा, इसलिए उसका साथ देना ही एक ऑप्शन है। वह हाथ बढ़ाता है, पैन झिझकता है
फिर सिर हिलाकर कहता है कि डिस्ट्रैक्शन बनाओ। उसे पता है कि सर्वाइवल के समय बिट्रेयल की शक्ल कम होती है। एक मॉन्स्टर चार्ज करता है। दोनों चिकन कोम्ब और बेबी सिटर उसे ब्लॉक करने के लिए कूद पड़ते हैं। हमारे प्रोटैगनिस्ट को चोटों के बावजूद एक छोटा मौका मिल जाता है। चिकन कोम्बर्स मॉन्स्टर को रोकता है। वही डिस्ट्रैक्शन पॉन को चाहिए था। वह झटके से आगे बढ़ता है। अपना पहला टारगेट मारकर मॉन्स्टर का ग्लोइंग कोर खोल देता है जो जंगली एनर्जी से धड़क रहा होता है। क्रीचर लाइट बीम्स चलाता है। वह झुकता है, घूमता है, पर पीछे नहीं हटता। वह उस कोर को पकड़कर घुमाता है जब तक पूरा हिस्सा बाहर ना आ जाए। वह चिल्लाता है कि उसने आखिर वीक स्पॉट ढूंढ लिया है। वह झपटता है पर चूक जाता है। मॉन्स्टर एक बड़ा ब्लास्ट चार्ज कर रहा होता है। बीम फटती है पर बेबी सिटर अपनी शील्ड उठाकर उसे रोक लेता है। उसी एक पल में पिरंग होश में आता है और कोर में वार करके उसे तोड़ देता है। क्रीचर ढह जाता है। पाए मानता है कि वह सबको बस स्लो करेगा और रेड हेयर्ड लड़की भी सहमत होती है, खासकर जब आसपास पड़े कॉर्प्सेस हलचल करने लगते हैं। कोई पास के मॉन्स्टर पर चिल्लाता है कि कैप्टन मर चुका है। बेबी सिटर पीछे देखता है कि पिरंग ठीक है या नहीं, पर वह बस अपने पैरों के पास टूटे कोर की ओर इशारा कर देता है। चिकन कोम्ब एक लेसन चाहता है। हमारा बॉय बताता है कि हर मॉन्स्टर का एक वीक स्पॉट होता है, बस उसे ढूंढना पड़ता है। एक सर्वाइवर कहता है कि शायद सिर्फ वही उन्हें देख सकता है, बाकी लोग डिस्ट्रैक्शन दे। चिकन कोम्ब पीछे हटने से मना करता है और फिर लड़ाई में कूद जाता है। पिरान मानता है कि बैकअप होने पर लड़ना आसान है। ब्रूजर जोर से गिरता है जबकि पिरान एक और क्रीचर को काटता है। तभी वह रुक जाता है। उसे एक और प्रेजेंस महसूस होती है। कमरे के उस पार एक सर्वाइवर फंसी है। टेंड्रिल्स उसे ग्राउंड पर पकड़े हुए हैं। हारू और बाकी लोग आते हैं और उसे जूझते देखते हैं। मॉन्स्टर बदलने लगता है और भयानक रूप ले लेता है। पास में एक लाश हिलती है और एक शैडोई फिगर टूटी हुई टांगों के साथ भूमि से बाहर रेंगता है। वह हारू और एक सर्वाइवर पर झुकता है। हारू खुद को संभालती है जबकि क्रीचर के जबड़े उसके चेहरे से इंच भर दूर बंद होते हैं। मॉन्स्टर फिर झपटता है पर तभी पार्न आकर उसे मार गिराता है। हारू स्तब्ध होकर उसे देखती है। हमारा बॉय भारी सांसें लेते हुए खून से लथपथ खड़ा है। उसके हाथ में मॉन्स्टर का ग्लोइंग कोर है। उसकी आंखें उस रोशनी पर टिकी है। बाम दौड़ता है और कहता है कि उसे तुरंत इलाज चाहिए। सब उसकी मदद करने में लग जाते हैं। बाद में पिरन जागता है। बैंडेज्ड हारू पास बैठी है और बॉम राहत की सांस लेता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट बिना हिचक बैंडेज उतार देता है। उसके जख्म गायब हो चुके हैं। बॉम उसका हाथ पकड़कर हैरान होता है। बॉन पूछता है कि दूसरा फाइटर बचा या नहीं। एक जानी पहचानी आवाज आती है, अलाइव। चिकन को मुस्कुराता है, अपनी टफनेस पर शेख ही बघारता है। वह कहता है कि उसने मदद इसलिए की क्योंकि वह करना चाहता था, भले ही कोई कह दे कि वह बैड गाइज जैसा दिखता है। इन्फोर्सर हंसता है और कहता है कि वह किसी की सुनता नहीं। हारू जम्हाई लेती है जबकि एक और आवाज कहती है कि वह काफी शेडी दिखता है। चिकन कोम बस हंसकर कहता है कि अपीयरेंस मैटर नहीं करता, यही उसका स्टाइल है। एंड सीन एंड्स। पिरन हारू की ओर मुड़कर पूछता है कि जब उसे कोई चोट भी नहीं लगी तो वह अभी तक यहीं क्यों है। हारू झुंझलाकर पूछती है कि वह इसके बारे में क्या करेगा। फिर मानती है कि वह परेशान हो गई थी। बॉम बीच में बोलता है कि हारू उसके जख्मों में मदद करने के लिए रुकी थी। वह चिल्लाती है कि उसने ये सब इसलिए किया क्योंकि बॉम को उसकी जरूरत थी। फिर चिकन कोम बोल पड़ता है कि वह हारू को पहले से पहचानता है और हैरानी से उसकी लड़ाई के दौरान की स्पीड की तारीफ करता है। वह बताता है कि वह मॉन्स्टर्स को ऐसे डॉज कर रही थी जैसे उसकी बॉडी हवा की तरह बह रही हो। हारू टेस्टिफ हो जाती है, असहज होकर नजरें फेर लेती है जब वह उसके करीब आता है। पिन चुपचाप उसे दूर जाते देखता है और उस स्टैब्ड औरत की बात याद करता है जिसने कहा था कि कम से कम कोशिश तो करो। हमारा बॉय उसका नाम लेकर पुकारता है, पूछता है कि क्या बस इतना ही था। वह बिना मोड़े धीरे से हाँ कह देती है। बाद में एक मीटिंग में चश्मे वाला आदमी ग्रुप से बात करता है। सिर्फ 12 सर्वाइवर बचे हैं 43 में से। वह खुद को सुधारता है कि ये करीब 78% लॉस है। वह बताता है कि कई बॉडीज ग्रे और सूखी हुई मिली जैसे ममीज। एक औरत कहती है कि मॉन्स्टर्स ने उन्हें ड्रेन किया होगा और पूछती है कि कहीं ये गवर्नमेंट एक्सपेरिमेंट तो नहीं। वह रूमर्स बताती है और बाकी लोग कहते हैं कि वे शायद आसमान से गिरे। कोई एलियंस बोलता है पर दूसरा उसे रोक देता है और कहता है कि अभी बड़ी समस्याएं हैं। सबकी नजर परिन पर जाती है। वे पूछते हैं कि वह ऐसे कैसे लड़ता है, उसे कैसे पता था कि मॉन्स्टर्स को कैसे मारना है। हारू की नजरें उस पर टिकी हैं जब हमारा बॉय शांत होकर कहता है कि वह पैदा होने के दिन से अपोकलिप्स के लिए ट्रेनिंग करता आया है। पिरन एक फोटो उठाकर कहता है कि यही वह एक चीज थी जो वह बंकर से लाया था, पर वह औरत शक में रहती है। उसे लगता है वह झूठ बोल रहा है और ज्यादा प्रूफ चाहती है। उसे अंडरग्राउंड में रहने और अपोकलिप्स आने का पता होने वाली कहानी
वीक लगती है। उसके लिए एक फोटो काफी नहीं। फिर भी वह मानती है कि वह बहुत स्किल्ड फाइटर है और बाकी लोग भी उसकी स्ट्रेंथ देखकर उसकी बात मानने लगते हैं। तभी एक सर्वाइवर उस पर झपटता है, पर हमारा बॉय आसानी से बच जाता है। अटैकर घबराकर माफी मांगता है और जल्दी से कहता है कि अब वह बंकर वाली बात मानता है। बॉम आता है और कहता है कि वह भी यकीन करता है, खासकर तब से जब उसने बॉन्ड के सारे स्कार्स देखे। उसने जो झेला है वह सोचकर बॉम कहता है कि उनकी उम्र का कोई और इतना सरवाइव नहीं कर सकता था। यह सुनकर हारू उत्सुक हो जाती है और स्कार्स के बारे में पूछती है। पेरेंट बताता है कि हर बार जब उसने बंकर से निकलने की कोशिश की तो उसे ये निशान मिले। ये साबित करते हैं कि उसने कभी हार नहीं मानी। वह कहता है कि वह उन्हें दर्दनाक यादें नहीं मानता। एक आदमी पूछता है कि उसने अपोकलिप्स की वार्निंग क्यों नहीं दी। हमारा प्रोटैगनिस्ट अपने डैड की बात याद करता है और मानता है कि उसके पिता कभी किसी को चेतावनी देने का इरादा ही नहीं रखते थे। वह स्वीकार करता है कि वह लोगों पर भरोसा नहीं करता, पर यह ग्रुप उसकी मदद कर रहा है और अब वह सोचने लगा है कि क्या सच में सभी इंसान उतने ही बुरे हैं जितना उसके पिता कहते थे। एक सर्वाइवर कहता है कि वह जरूरी है क्योंकि वही मॉन्स्टर्स को मारना जानता है। चिकन कॉम सुझाव देता है कि उसकी मॉम को ढूंढना शायद क्रीचर्स के बारे में सच बता दे। कोई और चेतावनी देता है कि वे अब तक बस किस्मत से बचे हैं और बंद हुआ एंट्रेंस ही उन्हें छिपा रहा है। कोलैप्स्ड पाथ ही उनकी शील्ड है। अगर मॉन्स्टर्स तोड़ दें तो सब खत्म। बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता मलबे के बीच एक छोटे से गैप से है। चेतावनियों के बावजूद वे स्टोरेज की ओर जाते हैं, पर वह रबल के नीचे दबा मिलता है। पैनिक फैल जाता है क्योंकि वही उनका फूड था। एक ठंडी आवाज कहती है कि अब वह फूड स्टोरेज रहा ही नहीं। बम बोलता है कि फूड ढूंढने के लिए टीम चाहिए और वॉलंटियर्स पूछता है। चिकन कॉम तुरंत हाथ उठाता है और कहता है उसे एयर चाहिए। कोई कहता है वह अभी घायल है। वह जोर देता है कि वह जा सकता है, पर बॉम मना करता है कि उसे ठीक होना होगा। बाकी लोग कहते हैं बाहर जाना सुसाइड है। एक क्लोक्ड फिगर भी सहमत होता है। बॉम परेशान है। फूड सिर्फ एक हफ्ते का बचा है। पैन शांत होकर आगे आता है और कहता है कि वह जाएगा। पैम शुक्र करता है, पर हमारा बॉय कहता है वह वैसे भी जाना चाहता था। उसे उम्मीद है कि उसे और सर्वाइवर्स मिले, कोई जो फोटो को पहचान ले या फिर कोई सेफर बेस। 2 और लोग वॉलंटियर करते हैं, जिनमें एक लड़की उसकी उम्र की है। वह मानती है कि पेरान ने सबके लिए जान जोखिम में डाली, जबकि वह तो भाग जाती। कोई हरू को बुलाता है, पर वह जवाब नहीं देती। वह साफ तौर पर हिल चुकी है। पेरान उसकी हेजिटेशन नोट करता है और पूछता है कि क्या हुआ। कमरा ऑकवर्ड हो जाता है। लोग टॉपिक बदलकर पूछते हैं कि क्या वह बिना शर्ट के बाहर जाने वाला है। तभी एक औरत उसे शर्ट देती है जो उसने सोते समय उसके लिए सिल दी थी। वह पूछता है कि उसने कैसे बनाया और वह बताती है कि सोसाइटी खत्म होने से पहले वह डिजाइनर थी और लोग उसकी क्लोथ्स के लिए लाइन लगाते थे। पीरान याद करता है कि कैसे उसने किताबों में अलग अलग स्टाइल्स देखे और हमेशा अपने पिता से पूछता था कि उसे वही पुराना आउटफिट क्यों मिलता है। वह नया पहनना चाहता था। उसके पिता हंसते थे और कहते थे कि वह भी वही पहनते हैं। हमारा प्रोटैगनिस्ट मानता है कि उसका सपना था कि ऊपर की दुनिया में नए कपड़े पहने। वह उसे दिल से धन्यवाद देता है। तभी हरू आखिर बोलती है और कहती है कि वह उससे कुछ पूछना चाहती है। जब वह अपनी पैंट्स पहन रहा होता है, वह ऊपर देखकर पूछता है कि क्या बात है। हरू उसके सामने जड़ हो जाती है और बाकी लोग फुसफुसाने लगते हैं कि वे जो देख रहे हैं उस पर यकीन नहीं। घबराकर वह अचानक उसे परवर्ट कहकर चिल्लाती है। तभी ग्रुप में कोई स्कार के बारे में कुछ बड़बड़ाता है, जिससे हरू अपना सिर झुका लेती है। वह कहता है कि उठो, और हरू झुंझलाकर कहती है कि पहले वो कपड़े पहने। वह आह भरता है, मान जाता है। तभी एक लड़का हरू को पहचान लेता है। उसे गैसांग मिडिल स्कूल की ट्रैक स्टार कहता है। बोलता है कि उसने उसका स्कार तुरंत पहचान लिया। वह कहता है कि उसे कूल लगता है, जबकि हरू के लिए वह सिर्फ डर और कायरता का निशान है, कभी गर्व की चीज नहीं। उसका दिमाग वापस चला जाता है उसी दिन की तरफ जब उसकी दुनिया बदल गई थी। वह खुद को याद करती है, नर्वस होकर अपनी बैग पकड़े पहली बार मिडिल स्कूल जाती हुई। माता पिता उसे शुभकामनाएं देते हुए, भाई खुश होकर चीयर करता हुआ, नए क्लासमेट्स धीमे से बातें करते हुए, उसके पेरेंट्स चिंतित नजरों से देखते हुए। पिता धीरे से पूछते हैं क्या वह ठीक रहेगी। माँ कहती है कि उस इंसिडेंट के बाद वह कितनी एंग्शियस रहने लगी है और रोज स्ट्रगल करती है। याद और साफ होती है। छोटी हरू एक कोने में फंसी हुई, एक शैडोई आदमी उसे पकड़ता हुआ, चाकू उठाता हुआ। उसके पेरेंट्स चीखते हुए वह आदमी को काटती है, भाग भी है लेकिन गिर जाती है, हाथ कांपते हैं। वह ऊपर देखती है, जैसे ही ब्लेड हवा चीरता है
और खून उछलता है। पिता उसकी तरफ दौड़ते हैं। माँ की चीखें, हर चीज धुंधली होती हुई। फिर वह हॉस्पिटल के बिस्तर पर जागती है, चीखती हुई। पेरेंट्स उसे पकड़कर कहते हैं कि वह सेफ है और वह आदमी गिरफ्तार हो चुका है, पर वह कांपना नहीं रोक पाती। बैंडेज्ड स्कार को घूरती रहती है। डर अब भी शरीर में जकड़ा है। स्कूल में वह शांत बैठी रहती है, जबकि बाकी बच्चे डरावनी बातों पर हंसते रहते हैं। वह खिड़की से बाहर देखती है और उसे परछाइयां दिखती है, उसी आदमी की हेलुसिनेशंस। एक लड़की उससे पूछती है कि उसे सबसे ज्यादा किससे डर लगता है। दूसरी भी वही पूछती है। हरू जवाब नहीं दे पाती। बाद में वह मानती है कि उसे मरने से डर लगता है। क्लास चुप हो जाती। जब तक लड़की यह नहीं कहती कि उसका मतलब हॉरर मूवीज था। ट्रैक प्रैक्टिस में कोच उसे बुलाता है। स्कार के बाद से वह हमेशा खुद को पीछा किए जाने जैसा महसूस करती है, जैसे हर कदम पर कोई उसके पीछे है। विसल बजती है और वह दौड़ती है। हर कदम उस याद से पीछा किया हुआ डर उसे आगे धकेलता है। वह लड़खड़ाती है पर रुकती नहीं, खुद को कायर समझती है। तभी कोच चिल्लाता है कि उसने फिर रिकॉर्ड तोड़ दिया। टीममेट्स चीयर करते हैं। कोच कहता है कि वह स्टार बन सकती है। रिपोर्टर्स मिलने आते हैं। हरू घबराकर नमस्ते करती है। वे फोटो मांगते हैं, उसे मोटिवेट करते हैं। उनमें से एक खुद को उसका फैन कहता है और उसके कंधे पर हाथ रखता है। वह डरकर पीछे हट जाती है। वह आदमी ताना मारकर कहता है कि वह अजीब है। कोच उसे डिफेंड करता है, पर वह आदमी बड़बड़ाता है कि यह लड़की बस जंपी है, एक नर्वस रैक है। हरू चुप रहती है। उस रात डिनर पर पिता फोन देखते हैं और माँ डांटती है। वह हंसकर माफी मांगता है और रिपोर्टर के बारे में पूछता है। भाई उसकी स्पीड की तारीफ करता है। पिता कहते हैं कि वह टीवी पर उसे देखने का इंतजार नहीं कर। वह कहते हैं कि उसकी दौड़ने की टैलेंट इंसिडेंट के बाद उभर आई है। हरू सोचती है कि हर बार जब वो दौड़ती है वही यादें वापस आती हैं। इतना आयरॉनिकल है, उसने दौड़ना इसलिए शुरू किया कि वो कायर न रहे, लेकिन कुछ नहीं बदला। वह अपना यूनिफॉर्म पकड़कर बाहर निकलती है। कहते हैं कि उसे छिपने की जरूरत नहीं है और स्कार उसकी बहादुरी का निशान है। परिवार उसे हमेशा प्यार करेगा। हरू रो पड़ती है। उसे याद आता है कि कायर कहलाना कितना चुभता था और वह कितना बदलना चाहती थी, पर समझ नहीं पाई कि असल में क्या मायने रखता है। उसे याद आता है कि परिवार कैसे उसे गले लगाए खड़ा था। पिता की आवाज कहती थी कि वह टूटी हुई नहीं है। डर महसूस करना बिल्कुल ठीक है। पिता पिंकी आगे बढ़ाते हैं, कहते हैं कि डर लगे तब भी रोना नहीं। वह वादा करती है। सब साथ में जाने ही वाले होते हैं कि तभी सब तहस नहस हो जाता है। कुछ इमारत फाड़ते हुए अंदर गिरता है, पत्थर बरसते हैं। पिता चौंककर ऊपर देखते हैं और परिवार बाहर भागता है। शहर तबाह हो चुका है। एक विशाल स्टोन जायंट दिखाई देता है। उसी वक्त पिता गिरते हैं, उठने की कोशिश करते हैं। हरू उसका नाम पुकारती हुई उसकी तरफ दौड़ती है। वह उसे रोकते हैं, कहते हैं कि वह पास ना आए। वह उसकी चोट देखकर हिल जाती है। पिता बताते हैं कि वह अभी भी बच सकती है अगर चाहे तो, लेकिन वह मना कर देती है। वह रोते हुए कहती है कि वह उन्हें छोड़कर नहीं जा सकती। वह वादा तोड़ नहीं सकती जो उसने किया था। कहती है कि अगर वह भागी तो खुद को कभी माफ नहीं करेगी। उसकी आंखें पिता की पीठ पर टिकी रहती हैं जब वह उसे मॉन्स्टर्स से बचाते खड़ी रहते हैं। अचानक रोशनी फूटती है और सब धुंधला हो जाता है। अब हरू अंधेरे में दौड़ रही है। पिता की आवाज गूंजती है कि डर लगना ठीक है। वह मानने से इनकार करती है, खुद को और तेज धकेलती है। पिता की दयालुता याद करते हुए और मानते हुए कि वह हमेशा भागती रही। वह मुट्ठियां बींचती है और वादा करती है कि अब भागेगी नहीं। पैन के सामने खड़ी होकर वह कहती है कि वह भी चलेगी, कभी भागेगी नहीं। मॉन्स्टर्स छतों पर घूम रहे हैं जबकि सर्वाइवर्स शहर में धीरे चलते हैं। वे एक मॉन्स्टर के पास से चुपचाप निकल जाते हैं। एक सर्वाइवर राहत की सांस लेता है, दूसरा मजाक करता है। हमारा लड़का कहता है कि अभी सेफ है। कोई पूछता है मैप के बारे में। पिरान कागज उठाकर बताता है कि मैप बनाना पड़ेगा। हरू उसकी बात दोहराती है और उसकी आवाज सख्त हो जाती है। वह कहता है कि मैप उतना ही जरूरी है जितना खाना। हरू मदद की पेशकश करती है क्योंकि वह जगह जानती है, लेकिन रुक जाती है क्योंकि शहर अब पहचाना नहीं जा सकता। वे सामान जुटाते हैं पर बहुत कम मिलता है। पिरान कहता है कि ज्यादातर खाना सड़ चुका है। चश्मादारी सर्वाइवर कहता है कि खराब होने वाला खाना पहले खा लेना चाहिए। हरू कहती है कि बेस पहुंचकर खाना चाहिए, पर वह आदमी कहता है कि खाना जल्दी खराब होगा और वे जान जोखिम में डालकर ये सब लाए हैं, बेहतर है अभी खा ले। कोई और कहता है कि बेस पर लोग इंतजार कर रहे हैं, पर हमारा लड़का थोड़ा चक्कर कहता है कि स्वाद अच्छा है। वह बताता है कि बंकर का खाना बस एक जैसा ब्लाइंड होता था और ये तो उसके मुकाबले अद्भुत है। हरू उसे चिढ़ाती है कि उसे ब्रेड का मतलब भी नहीं पता था। वह नाराज होता है। वह उसे थोड़ा खाना देता है और कहता है कि उनकी पहले की डील के हिसाब से अब हिसाब बराबर। पिरान सबको चेतावनी देता है कि उन्हें छिपकर रहना होगा वरना लड़ाई के लिए मजबूर होना पड़ेगा। वह मॉन्स्टर को संभाल सकता है लेकिन आवाज से पूरा झुंड आ जाएगा। खामोशी ही बचाव है। अचानक वह रुक जाता है। एक क्रीचर टावर्स के बीच कूद कर नीचे आता है। उसकी आवाज गंभीर हो जाती है। वह कहता है कि मॉन्स्टर्स को पता नहीं चलना चाहिए, हर कोई जम जाता है। वह कहता है कि अगर पकड़ लिए गए तो एक ही रास्ता है, अलग हो जाओ और भागो। वह हरू का कंधा पकड़कर उसे भरोसा दिलाता है कि क्रीचर ने अभी उन्हें नहीं देखा। कोई धीमे से पूछता है अब क्या होगा, लेकिन जवाब आने से पहले पिरान एक कैन फेंकता है। धातु की आवाज गूंजती है। मॉन्स्टर तुरंत रिएक्ट करता है। साबित होता है कि उसे आवाज खींचती है। वह सबको शांत करता है, इशारे से खामोशी कहता है और बताता है कि लड़ाई करने से और मॉन्स्टर्स आएंगे।
उन्हें इसे एक ही वार में खत्म करना होगा। उसका दिमाग बेसमेंट में लिए गए उस वेपन पर जाता है। किसी ने उसे दिया था और कहा था कि वह खुद कभी ऊपर नहीं जाएगा पर पीरान की मदद करना चाहता था। यह वेपन खास तौर पर उसके फाइटिंग स्टाइल के लिए बनाया गया था। मॉन्स्टर के कमजोर हिस्से को भेदने के लिए वह अब उसे कसकर पकड़ता है और तेजी से मॉन्स्टर की कोर में उसे घोंप देता है। वेपन को देखते ही उसे पिता की आवाज याद आती है कि वेपन्स पर भरोसा मत करो, ऊपर सरवाइव करने का मतलब बेयर हैंड्स से लड़ना है। पिता कहते थे कि एक दिन वह समझ आएगा। पीरान सोचता है कि इतने बड़े मॉन्स्टर्स के सामने कोई खाली हाथ कैसे लड़ेगा। उसे याद आता है कि पिता ने कभी मॉन्स्टर्स का जिक्र नहीं किया था, शायद इसलिए कि बच्चा यकीन नहीं करता। वह मानता है कि उसने भी कभी अपोकलिप्स पर विश्वास नहीं किया था। मेमोरीज लौटती है। बंकर में एंडलेस ड्रिल्स, मॉन्स्टर्स के हमलों के लिए ट्रेनिंग। अगर पिता उसे बाहर भेजना ही नहीं चाहते थे तो इतनी ट्रेनिंग क्यों? शायद वह उसे हमेशा कैद रखना नहीं चाहते थे। उसे एक बात याद आती है, पिता कभी नहीं झूठ बोले, बस माँ की मौत के बारे में। शायद सारी ट्रेनिंग इसी दिन के लिए थी। उसका दिमाग अपोकलिप्स के पहले दिन पर चला जाता है। वह याद करता है कि ताले खुले थे, पिता ने सारे दरवाजे खोले थे। अगर वह बाहर नहीं निकला होता तो मॉन्स्टर्स उसे मार डालते। अब वह सोचता है कि मॉन्स्टर्स ने उनके बंकर को पहले क्यों निशाना बनाया और पिता को कैसे पता था कि क्या होने वाला है।